हेलो एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस। ईवीएस बेसिकली ये स्कूल्स के लिए, आपके स्कूल के सिलेबस के लिए नहीं है। ये पहली बात मैं बता दूं कि कॉलेजेस में जो एसईसी और बीएससी हमें चूज़ करना रहता है, उसमें हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी होता है हमें पहले 4 सेमेस्टर में एक बार चूज़ करना, तो उसके लिए है। और अगर आप किसी भी सेमेस्टर में फर्स्ट से फोर्थ में, तो इससे मैटर नहीं करता, आप सबका सिलेबस ईवीएस का सेम ही होने वाला है। तो ईवीएस पढ़ने के हमारे पास दो तरीके हैं। जो हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। या तो हम चारों यूनिट अलग अलग से पढ़ सकें, जिनमें से बहुत कम चांसेस है कि कोई क्वेश्चन आ सकता है, या तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं या पीवाई क्यूज़ हैं उनको एनालाइज करके जो इनमें से इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज़ हैं उनको छांट लें और उनको पढ़ लें। तो आपके पास, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मोस्टली, तो मुझे पता है कि आपके पास टाइम तो होगा नहीं, क्योंकि भले ही ईवीएस पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया गया होगा बट आपने पढ़ा होगा नहीं। ऑब्वियसली पढ़ना भी नहीं चाहिए यार, इतना आसान सा है। मैं तो कहूँगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपने कॉमन सेंस से भी आसानी से कर सकते हो, बट जस्ट टू गिव अ हेल्पिंग हैंड। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं एंड आई थिंक कि हम लोग इसको बेसिकली 1 से 2 घंटे के बीच में जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर कर लेंगे। ईवीएस का पॉसिबल है उससे पहले भी कवर कर लेंगे। तो मैंने बेसिकली क्या किया है कि जितने भी हमारे पीवाईक्यूज आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, उसको मैंने एक जगह इकट्ठा किया, उनके जो है मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए। क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर क्यूज़ पता है कि मुझे किस टॉपिक पे लिखना है, तो आप उसका अपना कॉमन सेंस करके, जो है आपने जो 10th तक साइंस पढ़ी हुई है उसका यूज़ करके आप आसानी से लिख सकते हो। देर इज़ नो रॉकेट साइंस अबाउट इट, आप आसानी से लिख पाओगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ट्रॉफिक लेवल्स। तो आप ट्रॉफिक लेवल्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब अगर मैं एक पिरामिड कंसिडर करूँ, तो पिरामिड का बेस सबसे बड़ा होता है, उसी तरीके से जो ट्रॉफिक लेवल्स में हमारा जो बेस है वो सबसे बड़ा होता है। और तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन किसकी है? प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो वो हमारे हो गए प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स से ऊपर आ गए फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो उसमें जू प्लैंक्टन्स हो गए या फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर हम लैंड पे बात करें तो ग्रास हॉपर्स या फ्रॉग, ऐसे जो चीज़ें हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ गए। फिर उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जैसे कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमारे पास आ गए जो वो कि इन छोटे जानवरों को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि स्नेक आप कंसिडर कर सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर आते हैं हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर का मतलब हो गया कि एपेक्स प्रेडिटर जो है टर्शरी कंज्यूमर्स का मतलब हो गया एपेक्स प्रेडिटर, जैसे कि लायंस और टाइगर्स, या फिर और भी एपेक्स प्रेडिटर जो भी आप, या बिग कैट की फैमिली से जो भी बिलोंग कर रहे हैं, वो आपके एपेक्स प्रेडिटर्स हो गए। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। मैंने आपको अभी बताया टाइप्स ऑफ कंज्यूमर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्शरी। टर्शरी को ही हम एपेक्स प्रेडिटर्स कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 1% लॉ एंड 10% लॉ। 1% लॉ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10,000 जूल एनर्जी, या फिर 10,000 थोड़ा कम हो जाएगा, एक मान के चलते हैं कि 10⁵ मतलब 1 लाख जूल जो है हमारी एनर्जी आ रही है सन से। तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वही फोटोसिंथेसिस से खाना बना पाएंगे, तो वो जो एनर्जी यूटिलाइज कर पाते हैं सन की, तो वो इस 10⁵ का सिर्फ 1% कर पाते हैं। 1% कर पाते हैं मतलब मात्र 1,000 जूल एब्जॉर्ब कर पाएंगे। फिर जो प्लांट्स को खाएंगे उनके अंदर इसका सिर्फ 10% जाएगा। मतलब प्लांट्स जो हैं वो सन से 1% एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद सब्सीक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स में इसकी सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको मिलेगी इसकी कितनी, 100 जूल मिलेगा। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनको 10 जूल, और जो हमारा एपेक्स प्रेडेटर है या फिर टर्शरी कंज्यूमर है उनको सिर्फ 1 जूल एनर्जी प्राप्त होगी। ये होता है हमारा 10% लॉ। उसके बाद आता है हमारे पास एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस क्या होंगे? अब ये मैं 10% एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तो बाकी का 90% कहाँ जा रहा है? अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो हमें पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसी की वजह से जो बाकी एनर्जी है वो यूटिलाइज किस में हो रही है? अगर मैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करूँ, सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात करूँ अगर मैं, तो उनके अंदर तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्लोएम्स में जो फूड ट्रांसफ़र होता है उसमें वो यूटिलाइज हो जाता है। और अगर मैं हमारी बात करूँ जो कि कंज्यूमर्स हैं, तो उनके अंदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन और भी बहुत सारे काम होते हैं जो बेसिकली जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं डिफरेंट, उसमें यूटिलाइज हो जाते हैं। उसके बाद यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एनर्जी हमेशा कैसे मूव करेगी? हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ मूव करेगी, या मैं अगर दूसरी लैंग्वेज में करूँ कि हमेशा
बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, मतलब जो बॉटम ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स हैं उससे हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करेगी। हमेशा प्लांट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स हमसे एनर्जी लेने लग जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसी को हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी फ्लो कैसे समझेंगे। तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट समझाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है कि आप सबसे पहले ये बता दो कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं बायोटिक के अंदर। तो इसके अंदर आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आ गया हमारे पास, सबसे पहले होते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ये खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सन से फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक्स के अंदर ही हमारे पास या तो आप दो इनको भाग में बांट सकते हैं, एक होते हैं फोटोट्रॉफ्स जो लाइट का यूज़ करते हैं, और एक होते हैं कीमोट्रॉप्स जो कि केमिकल का यूज़ करेंगे। इतना डिटेल में जाना नहीं है वैसे, अगर बट जस्ट इन केस अगर आपको बताना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक्स। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो प्लांट पे डिपेंडेंट है या बेसिकली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास पैरासाइट्स, जो कि एक क्या करते हैं, वो किसी एक बेसिकली सोर्स को एक सोर्स बनाते हैं, बेसिकली एक होस्ट सिलेक्ट करते हैं, और वो होस्ट जिस टाइप का न्यूट्रिशन लेता है, मतलब या तो प्लांट हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, तो उसके अंदर से ये अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हो गया हमारा पैरासिटिक। तो आप ये समझा देंगे। और साथ ही साथ में एबायोटिक कंपोनेंट में पीएच और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। पीएच कैसे इफेक्ट करेगा, अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जैसे अगर सॉइल की बात कर लूँ मैं, अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो उसमें प्लांट्स उगने ही नहीं उग ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम उसको अल्कलाइन, हमें पीएच चाहिए रहता है, तो उसके लिए हम उसके अंदर लाइम डालते हैं। जो हमने आपने बेसिक कहीं कहीं पे जो एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं, आप उसका टेम्परेचर टेम्परेचर राइज हो रहा है अभी, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस और अगर हमारा अर्थ का टेम्परेचर राइज कर गया तो ये इनहेबिटेबल हो जाएगा बहुत सी स्पीशीज़ के लिए। मास एक्सटिंक्शन अभी चल ही रहा है, उसी से आप रिलेट करके इसको बता सकते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स किस लिए ज़रूरी हैं। और लास्ट में हैबिटेट इंटरेक्शन। हैबिटेट इंटरेक्शन मतलब वेटलैंड्स में जो है, जैसे मार्शी एरियाज जो हैं वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सवाना मतलब ग्रासलैंड्स जो होते हैं उनमें कैसे पाए जाते हैं, और जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उसमें कैसे पाए जाते हैं। तो आप स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो जो है इस तरीके से समझा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन साइकिल आप इमेज में देख सकते हैं, तो बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हमारे पास, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो उसका होगा डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन दो तरीके से होता है, या तो डीनाइट्रिफिकेशन डायरेक्ट हो जाएगा लाइटनिंग के थ्रू, और डीनाइट्रीफाई होके वो किस में चला जाएगा, सॉइल में। अब सॉइल में वापस से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो डायरेक्ट N2 बन के वापस चला जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ लेग्यूमिनेट्स प्लांट्स होते हैं, आपने पढ़ा ही हुआ है बेसिकली, जिनके अंदर राइजोबियम होता है, जिनके रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम हो सकता है, या तो एजिटोबैक्टर हो सकता है, या नाइट्रोसोमोनास हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में। क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो प्लांट डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया से नाइट्रेट्स में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अमोनिया में करते हैं, और फिर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जब ये प्लांट्स मरते हैं तो वापस ये साइकिल जो चालू रहती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और क्या तरीका होता है जो मैंने पहले बताया, अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो जब लाइटनिंग होती है तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, और वो पानी के साथ मिक्स होकर इनके रूट्स में चला जाता है सॉइल में, तो डायरेक्ट सॉइल में आ जाता है और प्लांट्स उसको डायरेक्ट ले लेते हैं, और वो नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। तो फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ, फिक्सेशन मतलब बेसिकली हुआ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हमारे प्लांट्स कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये प्लांट्स ये नाइट्रोजन यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो प्रोटीन्स ही नहीं बन पाएंगे, जो हमारे अमीनो एसिड्स रहते हैं वही नहीं बन पाएंगे। तो नाइट्रोजन इसलिए ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, नहीं तो प्रोटीन जो बेसिकली हमारे प्लांट प्रोटीन्स हैं वही मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगे। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस में इसका यूज़ होता है नाइट्रोजन का, बट विल नॉट गो देयर, हम सिर्फ अभी तक यही समझेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन साइट्स। तो टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन साइट्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू। आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ। इन सीटू, इन मतलब अंदर, मतलब जो जानवर जहाँ पे प्रेजेंट है उसकी नेचुरल हैबिटेट में हम उसको वहीं रखेंगे, तो वो होता है इन सीटू। एक्स सीटू होता है जो जानवर की नेचुरल हैबिटेट से बाहर है। तो इन सीटू में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, इन सीटू में आपके पास आ जाएगा नेशनल पार्क्स आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएंगी, और बायो रिजर्व आ जाएंगे।
वैसे तो मैंने सारे के सारे इनमें डिटेल्स बता रखी हैं और इसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, बट जस्ट इन वन लाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीज़ें होती क्या हैं। नेशनल पार्क्स हो गए कि जो प्रोटेक्टेड एरिया जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर रखा है ताकि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकें हम। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं कि पोचिंग और हंटिंग से बचाने के लिए जानवरों को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं और उनकी ही जो नेचुरल हैबिटेट में है वहाँ पे ही उनको कंजर्व करके रखते हैं। बायो रिजर्व्स जो बेसिकली इनमें आप ये समझ सकते हैं कि ये ऊपर दोनों जो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनका मिश्रण है, साथ में इसमें रिसर्च भी होती है। तो इसके अंदर इसलिए हम दो जोन्स बना के रखते हैं, एक तो होते हैं कोर एरियाज और जहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, जो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स रहते हैं और मतलब जो प्लांट्स या फिर आप कह सकते हैं एनिमल प्लांट्स दोनों जो वल्नरेबल तो नहीं, एंडेंजर्ड या फिर अबव एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखा जाता है यहाँ पे। और बाकी एरियाज जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड बफर जोन्स, वहाँ पे सस्टेनेबल एरियाज हो गए या फिर अलग अलग नाम दिए जाते हैं कि यहाँ पे रिसर्च का काम होगा, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका काम कैसे करेंगे वो हो सकता है। तो वो हमारे पास होते हैं बेसिकली किसमें, बायो रिजर्व में। और एक और चीज़ होती है जिनको हम कहते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। सैक्रेड ग्रोव्स जो हैं, आप ये मान सकते हैं कि जो कम्युनिटी प्रोटेक्शन है बेसिकली ये। कम्युनिटी प्रोटेक्शन कैसे हैं कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे खासी हिल्स हैं मेघालय में, और भी जैसे अगर अरुणाचल में जाए तो ज़ीरो एक जगह है वहाँ पर, वहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ पे कुछ पेड़ों की मान्यताएं हैं कि ये जो है जीवित, मतलब जीवित तो वैसे भी पेड़ होते हैं बट ये हमारे पार्ट ऑफ सोसाइटी है और उनको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है वहाँ पे। तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन वहाँ की कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी ही देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैक्रेड ग्रोव्स प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन कह सकते हैं। प्रोटेक्शन ना भी कहें, सिर्फ सैक्रेड ग्रोव्स। तो इसके लिए हमारे पास इसमें एग्जांपल है खासी हिल्स जो मेघालय में। आपने सुना होगा कि मेघालय या शिलोंग ऐसी जगहों पे लाइव ट्रीज, ऐसे जो ट्रीज हैं जिनके रूट्स प्रॉप रूट्स होते हैं वहाँ पे, उन्हीं से ब्रिज बनाया जाता है, लाइव ब्रिज, जिनको ब्रीदिंग ब्रिजेस भी कहा जाता है। और वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे वो रूट्स और स्ट्रांग होने लगता है पानी एब्जॉर्ब करके, और वो जितना ज़्यादा उसकी एज बढ़ती है वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर, मतलब जो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मेथड्स होते हैं रूट बनाने के। तो ये भी आप लिख सकते हैं। आप मैं आपको एक टिप दूं फॉर ईवीएस एग्जाम, कि आपकी जितनी जनरल नॉलेज आपको पता है, आप जिस तरीके से लिख सकते हो आप उसको लिखो। आपको जितनी कहानी बना के लिख सकते हो आप उतनी लिखो, और आपको नंबर मिलेंगे। आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, आप टेबल्स बनाओ, आपको जो बनाना है बनाओ, मतलब पेपर ऐसा लगना चाहिए कि इस बच्चे को बहुत कुछ आता है। रैंडम फैक्ट्स डालो, थोड़ा सा स्टेटिस्टिकली इनएक्यूरेट भी होगा तो भी चलेगा, बट इट विल वर्क आउट फॉर यू। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, आपको एडवांटेजेस पता ही हैं कि इनको नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन मिलती है, तो हमारे पास एक बेसिकली विड्रॉल्स नहीं होता एनिमल में। मतलब नेचुरल हैबिटेट से उनको जब दूसरे हैबिटेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो एक विड्रॉल देखा जाता है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उन वो बेसिकली वो न्यूट्रिशन नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। XC2 के कंपैरिजन में ये हमें लेस एक्सपेंसिव पड़ता है और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम है हमारा इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो वहाँ पे जो पूरे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और साथ ही साथ में जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, एक पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ में जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं, जैसे मैंने बताया सैक्रेड ग्रोव्स में, तो ये एक इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को भी बढ़ावा देता है और उनकी मान्यताओं का भी ध्यान रखता है। तो ये एडवांटेजेस होते हैं हमारे इन सीटू कंजर्वेशन के। एक्स सीटू में तो आपको पता ही है क्या होता है, जूज या जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन। एक जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में भी है, आपने देखा होगा शायद से। बोटेनिकल गार्डन तो बेसिकली बोटेनिकल गार्डन हो गया जहाँ पे प्लांट्स को हम एक्सी टू कंजर्वेशन करेंगे, और जूलॉजिकल पार्क्स हो गए जहाँ पे एनिमल्स। साथ ही साथ होते हैं जीन बैंक्स होते हैं और क्रायो प्रिजर्वेशन, ऐसी प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जिनको हम लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनके जीन को क्रायो प्रिजर्व करके स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए उसको हम कहते हैं जीन बैंक्स। और यही चार चीज़ें जो हैं हमारे पास आती हैं XC2 कंजर्वेशन साइट्स में। उसके बाद ये बेसिकली दे रखा था इसमें क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई ई वेस्ट है तो आप उसको कैसे ढंग से मतलब रिसाइकल कर सकते हो। तो ई वेस्ट को आप, ये बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि आप उसमें सबसे पहले उसके चिप्स अलग करेंगे, जो उसका प्लास्टिक मटेरियल है वो अलग करेंगे। जो चिप्स हैं अगर वो मतलब बेसिकली उसके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, हो सकता है कि पॉसिबली वो रिसाइकल हो पाए, तो वो उनको आप कंपनी में भेज देंगे। और प्लास्टिक व्लास्टिक ये जो हैं, इससे आप इसको आप अपसाइकल कर देंगे।
उसका उनका वैसे भी हाई क्वालिटी प्लास्टिक रहता है, तो हो सकता है कि चेयर्स या फिर अलग चीज़ों में बनाने में यूज़ कर लें। तो ऐसे ही करके आप कोई मनगढ़ंत कहानी जो है बना देना, नहीं तो आप ये एक बार देख लेना कि आप कैसे बेसिकली रियली में एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को स्टार्टिंग से एंड्स तक जो है आप अपसाइकल कर सकते हो। नहीं तो ये नहीं भी अगर आप देखो तो चलेगा, क्योंकि ये आता तो नहीं है, बट अगर आप एक बार देख लोगे तो बेटर ही रहेगा। उसके बाद आते हैं बायोजियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया। मतलब जो हमने बेसिकली 9th क्लास में पढ़ा था कि क्या क्या होती है इंडिया में, तो इंडिया में सबसे, अब ऐसे जोग्राफिकली स्टार्ट करिए, सबसे ऊपर आते हैं हमारे पास हिमालयाज़, और हिमालयाज़ से भी ऊपर अगर हम चले जाएं, मतलब दूसरी तरफ अगर चले जाएं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़, उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारे पास गेंजेटिक प्लेन्स आ गए। गेंजेटिक प्लेन्स के अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो हमारे पास आ गए क्या, थार डेजर्ट जो होता है हमारा। उसके बाद अगर हम थार डेजर्ट मतलब गेंजेटिक प्लेन से थोड़ा सा ऊपर, मतलब हिमालय से थोड़ा सा नीचे और गेंजेटिक प्लेन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे हमारे पास है एक कोल्ड डेजर्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, जो है हमारा लेह लद्दाख। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, जिनको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। और प्लेट्यूज़ हैं। प्लेटूज़ में हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो है। और नॉर्थ ईस्टर्न इसमें अलग से दे रखा बायो जियोग्राफिकल कंडीशन में, मैं नहीं मानता, क्योंकि वो बेसिकली बायो जियोग्राफिकल कंडीशन नहीं है, वो हमारे हिमालयाज़ का ही एक्सटेंशन है, वो आउटर हिमालयाज़ में। और बात करें तो थोड़ा सा पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज़ भी है उसमें, तो आप उसको हिमालयाज़ में कंसिडर करें। और लास्ट में हमारे पास आ गए जो हमारे आइलैंड ग्रुप हैं, तो दो आइलैंड ग्रुप हैं इंडिया के पास, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार में अगर आपको कुछ आइलैंड्स के बारे में लिखना है, तो आप जैसे कि बैरन आइलैंड के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पर एक वॉल्केनो है। आप लिख सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार बैरन आइलैंड हो गया, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर बेसिकली 512 आइलैंड्स हैं टोटल, जिसमें से 36 इनहेबिटेबल है, मतलब सिर्फ यहाँ पे 36 में रह सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि हमारे पास एक और है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो बेसिकली कावारात्ती है। यहाँ पर एक मिनिकॉय आइलैंड है, और भी बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड है छोटे छोटे। और बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, तो आप ये बता सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में, तो यू कैन फिगर आउट द डिफरेंस ऑन योर ओन। उसके बाद आते हैं हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये हमने पहले भी 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर हमें, मैंने जैसे बताया था आपको, ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से हम पिरामिड ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे नीचे वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा नंबर होगा, उनसे कम नंबर होगा प्राइमरी कंज्यूमर का, उनसे कम नंबर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर का, और सबसे कम नंबर होगा एपेक्स क्रेडिटर्स का। तो यहाँ पे वही बात कही गई है। और अगर इसका इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स अगर हमें बनाना हो, तो उस केस में हम किसकी बात करें, उस केस में हम बात कर रहे हैं, अगर हम सिंगल ट्री के, अगर हम एक बात करें तो एक सिंगल ट्री में क्या होगा कि सबसे कम होंगे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर एक ही है हमारे पास, एक सिंगल ट्री। उसके बाद उससे ज़्यादा होंगे वहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स, अगर हम बात करें वो हो सकते हैं जैसे कि छोटे छोटे लेडी बग्स या ये सब चीज़ें हो गई प्राइमरी कंज्यूमर में। उससे ज़्यादा होंगे वहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। और एपेक्स कंज्यूमर्स में तो वहाँ पे बर्ड्स ही होंगे मोस्टली, तो बर्ड्स वहाँ पे हो जाएंगे। तो ये इसको हम इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, जो कि किस केस में होगा, जब हम एक सिंगल ट्री की बात कर रहे हैं। अगर मुझे एक सिंगल ट्री का ट्रॉफिक लेवल सिस्टम समझाना है तो ऐसे मोस्टली ये पूछता नहीं है, पिरामिड ऑफ नंबर आप याद रखिए, जो मैंने आपको बता रखा है कि प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम होते हैं एपेक्स। उसके बाद आता है हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का भी मोस्टली जो पिरामिड है वो अपराइट ही बनता है। बायोमास का मतलब क्या हो गया, बायोमास का मतलब हो गया कि जो मास है, मैं नंबर की बात कर रहा था पहले कि वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर क्या है, मतलब उसमें कितने प्लांट्स हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि उनका मास क्या है। तो मास में जब बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स का होगा, फिर उसके बाद होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स का। बट अगर मैं एक्वेटिक सिस्टम्स की बात करूं तो एक्वेटिक सिस्टम में ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि सबसे ज़्यादा मास जो है वो प्रेडेटर्स का है, उसके बाद स्मॉल फिशेस का मास है, उसके बाद जू प्लैंक्टन्स का मास है, फिर उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स का, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स जो है इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। फिर जू प्लैंक्टन्स जो है वो हमारे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जो स्मॉल फिशेस, और उसके बाद आते हैं प्रेडिटर्स। बेसिकली नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर का, अगर मैं एक्वेटिक सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँगा पिरामिड का, तो ये अपराइट ही बनेगा।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि नंबर्स में तो हमेशा ही जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन से ज़्यादा ही रहेंगे, बट अगर जब प्रेडेटर्स की बात करते हैं तो पानी में बहुत ही हैवी प्रेडेटर्स हैं। आपके पास शार्क्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, अगर हम आप बात करें तो उनका मास जो है सिग्निफिकेंटली लार्ज होता है एज कम्पेयर टू अगर हम बहुत सारी जो स्मॉल उसमें फिशेज या फिर बहुत छोटे से अगर हम बात करें जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनके मुकाबले। तो इसलिए एक्वेटिक सिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये हमेशा अपराइट होता है, ये कभी भी, जो मैंने आपको बताया था यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ये वही दर्शाता है। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर्स के पास होगी और 10% लॉ को फॉलो करते हुए वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में कम होते जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास एक और साइकिल। अभी हमने थोड़ी देर पहले कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल देखा था कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के थ्रू, जैसे कि राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। कार्बन साइकिल बहुत ही आसान है बेसिकली। इसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर में है कार्बन, ये दो जगह जाएगा। कार्बन जाता है रॉक्स में और एक जगह जाएगा पानी में। कार्बन जब रॉक्स में जाएगा और कार्बन जाएगा पानी में। कार्बन जब पानी पानी में जाएगा तो किससे जाएगा, वो इवेपोरेशन से जाएगा। और अगर कार्बन को पानी से एटमॉस्फेयर में वापस आना होगा तो किससे जाएगा, उस प्रोसेस को हम कार्बोनेशन कहते हैं। मतलब जब बारिश होगी उसमें कार्बोनिक एसिड एसिड रिंस बनेंगे, H2CO3 बनेगा तो वापस से पानी में गिर जाएगा। अगर कार्बन को रॉक्स में जाना है तो उसको हम एटमॉस्फेरिक कार्बन जो है अगर वो रॉक्स में जाएगा तो किससे जाता है, वेदरिंग के थ्रू जाता है। बट अगर जो रॉक्स में कार्बन प्रेजेंट है उसको एटमॉस्फेयर में वापस जाना है तो वो टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से होता है। ये आप याद रख लें। उसके बाद बहुत आसान है, उसके बाद सबसे पहले जाएगा, अगर एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट प्लांट्स में जाना है तो किससे जाएगा, ऑब्वियस ही बात है फोटोसिंथेसिस से जाएगा। फोटोसिंथेसिस से ये जाएगा कंज्यूमर में, क्योंकि हम प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तो साथ में कार्बन भी हमारे अंदर जाएगा तो इसका होगा कंजम्पशन। कंज्यूमर से अगर वापस एटमॉस्फेयर में जाना है तो वो किससे होगा, वो होगा ब्रीदिंग प्रोसेस से, क्योंकि हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो कंज्यूमर्स ये काम करेंगे ब्रीथिंग के प्रोसेस से। उसके बाद कंज्यूमर्स मतलब जो है बेसिकली जब डेड एंड डेट्रिटस मैटर में कन्वर्ट होंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो वो भी क्या रिलीज करेंगे, कार्बन साइकिल, कार्बन रिलीज करेंगे, तो वो वापस से एटमोसफेयर में चला जाएगा। और लास्ट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स में। और फॉसिल फ्यूल्स को जब मैं बर्न करूंगा तो किस में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से कन्वर्ट हो जाएगा एटमोस्फेरिक कार्बन। इतना एज सिंपल एज दैट। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मुझे डिस्पोज करना है तो क्या करूँगा, रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, यूज़ करेंगे, डिस्पोज करेंगे, ये उसका बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या होता है एक लाइफ साइकिल, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें। इसमें एक दो क्वेश्चन पॉसिबली हो सकता है पूछ ले कि कैसे आप रिसाइकल करोगे, अपसाइकल करोगे, तो टू बी ऑन सेफर साइड यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट इट वंस, नहीं तो आप अपनी बेसिक नॉलेज जो आपको है कॉमन सेंस के थ्रू भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आता है बायोजियोग्राफिकल लेंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, नहीं तो कह देते हैं कि मैप दे देते हैं उसमें से कहते हैं कि आप इसमें रेल्म्स जो हैं वो मार्क आउट करें। रेल्म्स बेसिकली इट इज़ जस्ट अ बेटर वर्ड फॉर यू कैन से कॉन्टिनेंट्स। तो एशिया को जो है हम बेसिकली पैलिया आर्टिक रेल्म कहते हैं। पैलिए से याद रखिए कि ओल्ड, ठीक है, तो ओल्ड से याद रखिए कि एशियन, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो गोंडवाना लैंड, अंकारा लैंड था सबसे स्टार्टिंग में, उसके बाद बीच में उसमें पेंजिया था, पेंजिया डिवाइड हुआ अंकारा लैंड में, गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड के अंदर आते हैं हमारे पास डेक्कन प्लेटू, और डेक्कन प्लेटू बहुत पुराने हैं। तो और डेक्कन प्लेटू है किसमें, एशिया में, तो एशिया में पुराना है, तो ऐसे हम याद रखेंगे एशिया इज़ पहले आर्टिक। उसके बाद अगर हम अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका के अंदर एक कंट्री आती है इथियोपिया, तो इसको हम इसलिए हम कहेंगे इथियोपियन रीजन। इसका असली नाम इथियोपियन रीजन, इसको इस रीजन की वजह से नहीं कहते, उस रीजन में हम अभी नहीं जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम कहते हैं क्या, निया आर्टिक रेल्म। और साउथ अमेरिका जिसको हम कहते हैं नियोट्रॉपिकल रेल्म। और एक हमारे पास इसमें लिखा नहीं हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, एक होता है हमारे पास रेल्म जिसको हम कहते हैं ओशेनिया रेल्म, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने शायद से लिखा होगा, ये रहा ऑस्ट्रेलेशियन एंड ओशेनियन, ये रहा निया आर्टिक रेल्म। मतलब हो गया हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, पहली आर्टिक लाइन में आ गया एशिया, नियो ट्रॉपिकल आ गया अलग। फिर आता है हमारे पास एफ्रोट्रॉपिक, जिसमें सब सहारन अफ्रीका और अरेबियन पेनिसुला। दिस इज मतलब अगर आपको पाँच ही, चार या पांच बताने हैं तब तो आप ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको जो कॉन्टिनेंट वाइज बताया वो लिख सकते हैं।
बट इफ़ यू वांट टू गो इन डिटेल यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दिस और आप उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर अगर हमने रीजन्स पता कर लिए जो कि हमारे पास कौन से थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नियार्टिक रेल्म हो गया, पैलियार्टिक रेल्म होगा, नियोट्रॉपिकल रेल्म हो गया, इंडो मलेयन रेल्म हो गया, ऑस्ट्रेलेशियन, ओशेनियन एंड जो लास्ट में हमारा अंटार्कटिका है उसको भी हमने एक रेल्म कंसिडर कर लिया। फिर आता है हमारे पास एक और साइकिल। अभी तक हम 2 साइकिल पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन, और लास्ट में ये ऑक्सीजन। लास्ट तो नहीं कहूँगा मैं, 1-2 साइकिल्स और भी हैं, बट जो 3 इंपॉर्टेंट साइकिल हैं उनमें यही है। तो ये तो और आसान है इसका बनाना। मतलब जैसे कि आप साइड में सबसे पहले काम करिए, एक जगह लिख दीजिए फोटोसिंथेसिस और एक जगह लिख दीजिए रेस्पिरेशन। दोनों साइड में डब्बे बना दिए आपने। फिर रेस्पिरेशन से एटमॉस्फेरिक O2 सबसे ऊपर नीचे लिख दीजिए, और यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिए 6H12O6, और यहाँ पे CO2। रेस्पिरेशन जो एटमॉस्फेरिक O2 है वो रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। रेस्पिरेशन में हम साथ में H2O रिलीज़ करते हैं। H2O फोटोसिंथेसिस में काम आता है। फोटोसिंथेसिस वापस से ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करते हैं हम। उस रेस्पिरेशन के बाद हम CO2 रिलीज़ करते हैं। CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है और वो वापस से ग्लूकोज बना देता है। एज सिंपल एज दैट। बस ये होता है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। एक और बात ध्यान दे देते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में यूटिलाइज किया हमने उसको, जो जब हमने ब्रीद आउट किया तो उसमें मॉइस्चर भी रहता है, तो उससे H2O निकल गया। H2O यूटिलाइज किसने किया? फोटोसिंथेसिस ने, और वापस से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। फिर आते हैं हम ग्लूकोज के ऊपर। ग्लूकोज हमने रेस्पिरेशन में यूटिलाइज किया, उससे हमने CO2 रिलीज किया, CO2 से वापस से वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हुआ और वापस से ग्लूकोज बन गया। एज सिंपल एज दैट ऑक्सीजन साइकिल भी हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं एक ऊपर में यहाँ पे WBA करके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है NBA। बेसिकली WBA नहीं है, मुझे खुद ही की राइटिंग इसका भी बार समझ नहीं आती रहती। NBA बेसिकली, तो ये NBA आपका अमेरिका वाला नहीं है, बास्केटबॉल वाला। ये बेसिकली हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। इसका एक बार क्वेश्चन आ रखा था कि व्हाट इज़ NBA। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है जो बेसिकली इट कीप्स इन चेक कि हाउ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक्ट्स हैं वो बेसिकली फॉलो थ्रू हो रहे हैं नहीं, जो हमने एस्टेब्लिश कर रखे हैं पहले से। तो इसको बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर बनाया गया था इन 2003। बस आपको थोड़ा सा आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से इलेबोरेट करके लिख दीजिएगा। अब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या है? बायो और डाइवर्सिटी 2 शब्दों से बन के बना है। बायो का मतलब हो गया लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब लाइफ में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। बट जब हम बात करते हैं ऑन अ जियोग्राफिकल लेवल, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड वेरियस जेनेटिक स्पीशीज। तो वेरिएशन होना चाहिए जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे और एक इन्वायरमेंटल लेवल पे, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटीज के यहाँ पे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा, बेसिकली ये कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता कैसे है। तो एक होता है हैबिटेट लॉस, कि आपने जो, क्योंकि मोस्टली जानवर जो हैं वो जंगल में रहते हैं, आपने डिफॉरेस्टेशन किया तो हैबिटेट लॉस हो गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि अमेज़न में हुआ है। अमेज़न में अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी आया होगा कि वहाँ पर हमारी समिट होने वाली थी, इन्वायरमेंटल समिट। और लुक एट द आयरनी ऑफ इट, तो वहाँ पे अमेज़न में जो अमेज़न प्रोटेक्ट करने के लिए समिट होने वाली थी, उसके लिए रोड्स बनाने के लिए किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स ऑफ अमेज़ोनियन जो रेन फॉरेस्ट है उसको साफ कर दिया गया। आप ये एग्जांपल में दे सकते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन में। क्लाइमेट चेंज हमें पता ही है क्या होता है, पॉल्यूशन। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती है? इन्वेजिव स्पीशीज़ में ये होता है कि फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको एक अफ्रीकन कैटफिश का एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज इंडिया में अपनी कैटफिश पाई जाती है, और अफ्रीकन कैटफिश है जो कि एक डोमिनेंट टाइप ऑफ कैटफिश है जो कहीं पे भी डोमिनेट कर सकती है, उसको मैं लाके अगर इंडिया में डाल दूँ तो क्या होगा कि इंडियन कैटफिश का रहना ही, मतलब पूरा उसका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए कि जो इकोसिस्टम डेवलप्ड है पहले से ही, उसमें बाहर किसी इन्वेसिव स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन जो है वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस को ख़राब कर देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद डिजीजेस। डिजीजेस अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर है। वो है बेसिकली डिजीजेस, तो उनकी वजह से हो रही। उसके बाद आते हैं स्पीशीज़ का लॉस हो रहा है, और ड्राइंग ऑफ रिवर्स। ये सब सारे के सारे जो हैं कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है।
तो आप वो बात समझ जाइएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ फूड चेन, बड़ा ही आसान है ये। तो उसके अंदर आते हैं सबसे पहले हमारे पास जीएफसी, एक होता है डीएफसी, और अगर आप डेट्रिटस फूड चेन, इसको ही हम पैरासिटिक फूड चेन कहते हैं। जीएफसी में जो है फूड चेन बेसिकली क्या, हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, और प्रोड्यूसर से फिर जाएगा, मैंने आपको बता रखा है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, फिर सेकेंडरी से प्राइमरी कंज्यूमर पे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से एपेक्स फिल्टर। बट डीएफसी जो है वो हमेशा डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। उसके बाद इस पे फंगस एक्ट करेगी, फंगस को कुछ खाएगा, फिर फंगस जो है वो मतलब आप फंगस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे, माइक्रोबियल एक्शन होगा, फिर वो माइक्रोबियल एक्शन जो है वो किसी प्लांट पे एक्ट करेगा, और वापस से ये जाके डीएफसी जो है वो जीएफसी में मिल जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीएफसी एंड डीएफसी जो है वर्क करते हैं टुगेदर में, और मतलब साथ में काम करते हैं डीएफसी और जीएफसी। मतलब आप ये एक यही बात देखिए कि अगर सिर्फ प्रोडक्शन ही हो रहा है तो एक टाइम पर क्या होगा कि अर्थ जो है वो अपनी लिमिट रीच कर जाएगी। तो इसलिए एक साइकिल है कि जो चीज़ पैदा हुई है उसका मरना निश्चित है। तो इसी तरीके से उस मरी हुई बॉडीज़ को, जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको भी तो डिकम्पोज करना ज़रूरी है। अगर वो डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो इधर ही, मतलब अर्थ में क्या होगा, बस वो स्पेस लेती रहेंगी। तो हमारे पास कुछ माइक्रोबियल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होने चाहिए जो उन पे एक्ट कर सकें। तो इसलिए डीएफसी भी इज़ एज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज जीएफसी, जो कि हमारी ग्रेजिंग फूड चेन है। ये आप अगर ये समझें कि अगर जीएफसी जो है हमें खाना बना के दे रहा है, तो डीएफसी इस बात को इंश्योर करता है कि जीएफसी के पास वो ऑर्गेनिक मैटर पहुंचे जिससे वो खाना प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, ये होता है। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अब देखिए, इसमें आपको बस ये चीज़ें बतानी है कि इन्वायरमेंटल जो हमारा ईवीएस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का यूज़ होता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ होता है, इसमें फिजिक्स का भी यूज़ होता है, केमिस्ट्री का भी यूज़ होता है। तो यही मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम ईवीएस नहीं पढ़ेंगे तो आज के टाइम पर जो एज अ सिटीज़न, एज अ ग्लोबल सिटीज़न, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानें, हम अपने इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं अभी उनके बारे में पहचानें और उनको ठीक करें, जो उनके पॉसिबल सॉल्यूशन हैं वो प्रोवाइड करें। तो इसलिए इस सब्जेक्ट का गोल ही यही है कि हम इसलिए ईवीएस पढ़ें। तो आप जो है इसी को इलैबोरेट करके अपनी भाषा में कहानियाँ बनाएं, क्योंकि उसमें तो आप मास्टर हैं कहानियाँ बनाने में। आप वो लिखिए और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आ रखा था कि पिरामिड ऑफ बायोमास और एनर्जी जो है वो क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो, एक तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि एनर्जी एंड मास आर इक्वली, नॉट इक्वली, आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन आइंस्टाइन मान रिलेशन ई इक्वल टू MC स्क्वायर। तो इसलिए जो है एनर्जी और मास जो है वो हमेशा एक दूसरे को रिजेंबल करने चाहिए। अगर एनर्जी और मास में डिस्क्रेपेंसी आ रही है तो ये एक इकोसिस्टम इम्बैलेंस को दर्शाता है, इसलिए इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस को दर्शाता है, इसलिए वो दोनों हमेशा सेम रहने चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास कि रीजनल और लोकल बायोडाइवर्सिटी में कुछ टर्म्स होते हैं जिसके ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक टर्म होता है पॉइंट रिचनेस। एक गिवन स्पेस, जैसे कि गिवन स्पेस में मान लिया 1 किलोमीटर स्क्वायर का मैं स्पेस मान लेता हूँ, ये 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का मैं एक एरिया मान लूंगा, और इस स्पेस में क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसको फाइंड करूंगा मैं। तो इसके अंदर जो डाइवर्सिटी मुझे मिलेगी इसको मैं कहूँगा पॉइंट रिचनेस। उसके बाद आती है अल्फा रिचनेस। एक होमोजीनियस एरिया, अगर मैं बात करूँ, मैं चला जाता हूँ हिमालयाज़ पे, ठीक है, मैं हिमालयाज़ में जाके वहाँ के एक छोटे पहाड़, या फिर मैं बात करूँ एक बात करते हैं 2-3 शहरों को मैं एक साथ मिला लेता हूँ। 2-3 शहरों को मैंने एक साथ मिला लिया और वहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है जब मैं उसको फाइंड करूँगा तो वो मेरी अल्फा रिचनेस कहलाएगी। फिर आती है बीटा रिचनेस। बीटा रिचनेस मतलब ये हो गया कि कितना जल्दी जल्दी जो है स्पीशीज जो है चेंज हो रही है अक्रॉस हैबिटेट्स। मतलब हैबिटेट मतलब हो गया घर, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट मतलब जो एनिमल्स रह रहे हैं, और वहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे चेंज, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का प्लांट पाया जा रहा है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। हो सकता है, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट। वहाँ पे हर एक किलोमीटर पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कि हो सकता है कि जो प्लांट इस वाले एरिया में बिल्कुल खाने लायक था, हो सकता है कि इस वाले 1 किलोमीटर बाद जो है वो प्लांट खाने लायक ही ना बचे क्योंकि उसके अंदर एक जेनेटिक वेरिएशन आ गया है। हो सकता है वहाँ पे जो है उस प्लांट की ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रही थी
हमारे द्वारा या फिर जो वहाँ पे एनिमल्स जो हैं उसको ज़्यादा खाने लगे थे। तो हो सकता है वो भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है ना, क्योंकि फ्रूट का असली काम खाना तो नहीं है। फ्रूट बेसिकली जो है वो तो प्लांट्स खाने के लिए थोड़ी ना कर रहा है, वो तो चाह रहा है कि मेरा अब लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए और वो आगे आने में पॉलिनेशन में हेल्प करे, इसलिए वो भी अपने फ्रूट को तो बचा ही रहा है। तो वो फ्रूट बचा रहा है, तो इसी केसेस में जो है इस वाला ये वाला जो है हमारा एक फल जो है वो टॉक्सिक हो गया सेम स्पीशीज का, और दूसरा फल जो है वो खाने लायक है। ऐसा जो है पहाड़ों में जो चावल की वैरायटी पाई जाती है या फिर एक पर्टिकुलर प्लांट पाया जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी लेवल में जो है डिफरेंस जो है, इसको हम कह सकते हैं ये हमारी बीटा रिचनेस है। इसको हम आगे जाके स्पेसिफिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी जो हमारे पास टर्म्स आएंगी उससे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर आते हैं गामा रिचनेस। गामा रिचनेस हो गया कि एक तो हो गया हैबिटेट में चेंजेस अक्रॉस लैंडस्केप ग्रेडियंट्स। लैंडस्केप ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया कि इंडिया में आप ये समझ लीजिए जैसे ऊपर से हम स्टार्ट हो रहे हैं पहाड़ों से, फिर पहाड़ों से आ रहे हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो ऑब्वियसली जो है वो स्पीशीज में डिफरेंस तो आएगा ही ना, कि जो पहाड़ों पे स्पीशीज रह रही है और प्लेन्स में स्पीशीज रह रही है, उन दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं गामा रिचनेस। रेट ऑफ चेंज वर्ड मत भूलिएगा। पॉइंट में हम स्पीशीज फाइंड कर रहे हैं, अल्फा रिचनेस में भी स्पीशीज फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज। बीटा और गामा जो है वो रेट ऑफ चेंज की हम बात कर रहे हैं इसमें, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी नेशंस हैं, उसमें से एक इंडिया भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती है। एंडेमिक स्पीशीज मतलब हो गया कि एक ऐसी स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हैं। उसके बाद आता है कि ये बहुत सारी स्पीशीज का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। जैसे हमारे यहाँ बासमती चावल पाया जाता है, हज़ारों तरीके के आम पाए जाते हैं, लंगड़ा आम हो गया, दशहरी आम हो गया, और पता नहीं सफ़ेदा, अजीब अजीब नाम है, हज़ारों से भी ज़्यादा टाइप के हमने आम यहाँ पे उगा रखे हैं। 27 से ज़्यादा बासमती राइस के हैं हमारे पास। हल्दी के अलग अलग टाइप्स हैं, लीची के अलग अलग टाइप्स हैं। आपको मतलब इतनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है कि पूछो मत। फिर उसके बाद आती है मेरीन डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा है। मछलियाँ बहुत अलग अलग टाइप की पाई जाती हैं। जैसे रोहू फिश है, वो मोस्टली आपने जो है इंडिया में ही सुना होगा या फिर बांग्लादेश यही एरियाज में सुना होगा। बाकी जगहों पे इतना फ्रेश वाटर नहीं है कि, या फिर इस टाइप का फ्रेश वाटर नहीं है कि वो रोहू फिश को जो है वहाँ पे इनहेबिटेट कर सके। उसके बाद आता है हमारे पास अनडिस्कवर्ड भी बहुत सारे, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट कवर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 64 मिलियन हेक्टेयर्स का है। 64 मिलियन हेक्टेयर्स मतलब इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 27% ऑफ द इंडियन लैंड। तो वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। और अगर हम उसकी बात करें तो उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट अभी डिस्कवर्ड ही नहीं है। जैसे केरला में जो है हमारे पास बहुत सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, तो वो अभी तक अनडिस्कवर्ड ही है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड ही हैं। और एक तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही सैक्रेड ग्रोव्स के बारे में। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप चाहेंगे कि अनटच्ड रहें, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से ही लीव कर देते हैं कि हमें नहीं जानना उनके बारे में। हम नोइंगली अननो करना पसंद करते हैं कुछ चीज़ों को। तो इसकी वजह से भी जो है हमने उन फॉरेस्ट को अनडिस्कवर्ड रखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया जो है मेगा बायोडाइवर्सिटी में क्यों आता है, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी स्पॉट्स में आता है इंडिया। और उसमें सबसे पहले बताएंगे एंडेमिज्म के बारे में, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में, फिर मरीन डाइवर्सिटी के बारे में, और अनडिस्कवर्ड नेचर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट के बारे में। तो अगर आप ये चारों चीज़ें बता देंगे इलेबोरेट करके, तो एकदम बल्ले बल्ले, और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद आता है हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स हो गए कि जहाँ पे कदर अमाउंट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मतलब ऐसा कि पता ही ना चले, इतना ज़्यादा अल्फा और बीटा और गामा रिचनेस है वहाँ पे कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे में दुनिया में 25 हॉटस्पॉट्स पाए गए थे, जिसमें से इंडिया में जो है हमारे पास दो हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं इन 25 में से। एक तो हो गया हमारा ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज कौन से हो गए? हिमालयाज नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गए। और हमारे हो गए वेस्टर्न घाट्स। एक मैं आपको ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे साथ साथ समझा देता हूँ कि वेस्टर्न घाट्स की एलिवेशन जो है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है। तो क्या होता है कि एक स्लैंट नेचर ऑफ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की वजह से ऐसा होता है कि बादल टकरा के जाते हैं, और इसलिए बारिश जो है ईस्टर्न घाट्स में जो है हमारे पास ओरोग्राफिक रेंज जिसको हम कहते हैं, कि फेक रेन नहीं कहेंगे, जो वेस्टर्न घाट्स की वजह से बादल टकरा के जा रहे हैं वो बरस जाते हैं ईस्टर्न घाट्स के ऊपर। ईस्टर्न घाट्स के ऊपर जैसे ही जो बारिश होगी तो वहाँ पे एक्वेटिक मरीन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में पानी की कमी होने की वजह से, पानी तो मतलब अरेबियन सी है वैसे पास में, बट अगर वेस्टर्न घाट्स में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली प्लेटू रीजन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विदाउट वाटर जो है सरवाइव करने की कैपेसिटीज जो होती है एनिमल में वो बहुत ज़्यादा हाई होती है।
यहाँ पे, नॉट एज कम्पेयर टू द थार डेजर्ट या फिर जो डेजर्ट रीजन होते हैं, बट यहाँ पे इसकी वजह से कम पानी होते हुए भी यहाँ पे जो बारिश हो रही है, क्योंकि एक तो बारिश ईस्टर्न घाट की अपने आप हो ही रही है और एक वेस्टर्न घाट से टकरा के जो बादल जा रहे हैं उसकी वजह से बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत हाई है, ईस्टर्न घाट्स में भी और वेस्टर्न घाट्स में भी, दोनों में। बट यहाँ पे जेनेटिक जो हमारे पास डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें हम दो ही चीज़ों को कंसिडर करेंगे, ईस्टर्न हिमालयाज़ में और वेस्टर्न घाट्स में। आपको अगर इसके बारे में और पढ़ना है या फिर और आपको डिटेल में जानना है, तो आप जीपीटी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि दिस मच नॉलेज इज़ सफिशिएंट, क्योंकि बाकी तो आप पूरी की पूरी कहानी बना के लिख ही लेंगे। उसके बाद हॉटस्पॉट ऑफ 2% एरिया 50% ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो 2% एरिया है दुनिया का, उसमें हमारी 50% ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और पहले तो 12 थे, बट जो 2000 के बाद एक हमारे पास इकोलॉजिस्ट हैं मायर्स, उन्होंने 13 और ढूंढे डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसलिए अब हमारे पास 25 टोटल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं। और वेस्टर्न घाट्स में भी हमारे पास दो यहाँ पे बता रखे हैं, एक तो अगस्त माल्या हिल्स और साइलेंट वैली जो है, ये दोनों इन पर्टिकुलर टू वेस्टर्न घाट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटिंक्शन क्या होता है। तो एक्सटिंक्शन जो टर्म है वो ईओ विल्सन ने बेसिकली कॉइन किया था। और अभी इंडिया में अगर हम बात करें और ग्लोबली लेवल पे बात करें, तो हर दिन 27 स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी एक्सटिंक्ट हो जाती है, और हर एक साल में 10,000 स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। इसी को जो है अभी हम सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन जो है कह रहे हैं। एक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, धरती पर जितनी भी स्पीशीज़ अभी तक एग्जिस्ट करती हैं, उसमें से 99.99% स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और अब बहुत ही कम स्पीशीज़ हैं जो इतने सालों से जिसने अपना दबदबा बना रखा है, और ह्यूमंस जो हैं दे आर वन ऑफ दो स्पीशीज़ जिन्होंने अपना इतना सालों से दबदबा बना रखा है। बट अगर हम बात करें तो हमारा जो लिखित इतिहास है वही 10,000 साल, उससे ज़्यादा पुराना हमारे पास है भी नहीं, एविडेंसेस भी नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उतने साल का हमारा दबदबा भी है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसी स्पीशीज़ आए जिसको अगर कोई बोले कि अब पता है धरती पे ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते थे, तो वो हम पे हंसे, क्योंकि हमारा अभी स्पैन ही ऑफ जो रियलिटी का स्पैन है, जो धरती का स्पैन है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में हम जब जब देखते हैं तो ह्यूमंस आर जस्ट अ ब्लिंक ऑफ आई। बस एक पलक झपकने के समान है, इतना टाइम है बस हमारे पास अभी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी ऐसा हो कि कोई मानने को तैयार ही ना हो कि ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते थे, और उनके पास भी इतनी सारे अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स थे, उन्होंने भी एआई जैसी चीज़ बनाई थी। तो को हो सकता है कि कोई मानने को तैयार ना हो। बट ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि पोचिंग की वजह से, मतलब इलीगल हंटिंग की वजह से एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके इन्वायरमेंटल और जो इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है, और साथ ही साथ जो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो इसको हम कहते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद क्या आती है हमारे पास, इसको हम एक तो होता है पोचिंग में बता रखा है यहाँ पे कि क्या क्या किसका किसका क्या रेट रहता है बेसिकली। इन ब्लैक मार्केट ही रेट है, और ये भी एक एस्टिमेटेड रेट है कि एलिफेंट टस्क जो होता है वो $100 पर केजी बिकता है, जो लेपर्ड कोट है वो $1,000 पर केजी, और जो मकाऊज होते हैं, जो हाइसिंथ मकाऊ जो एकदम कलरफुल बड़े साइज़ के तोते जिनको मैं कहता हूँ, तो उनके वो $10,000 पर केजी, ऐसे ऐसे उनके फेदर जो हैं, और जो बेसिकली मकाऊ है वो ऐसे ऐसे इनको पोचिंग मतलब इलीगल हंट करके इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और साथ ही साथ बेचा जाता है ब्लैक मार्केट में। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो आईयूसीएन जो है, जिसको हम कहते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये बेसिकली एक रेड डेटा बुक पब्लिश करती है। और इसके अनुसार इंडिया में 450 से ज़्यादा प्लांट्स और 150 से ज़्यादा बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। तो हमारे पास 4 स्टेज रहते हैं, एक होता है रेयर, एक होता है वल्नरेबल, एक होता है एंडेंजर्ड, एक होता है एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड भी होता है, और फिर लास्ट में होता है एक्सटिंक्ट। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गए जैसे हमारे पास रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, और एक्सटिंक्ट में तो आपके पास पता ही एग्जांपल, आप डोडो लिख दीजिएगा, डायनासोर लिख दीजिएगा, तो वो सब हमारे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में आ गए। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में जैसे हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, उसके बाद फ्लाइंग स्क्विरल्स हो गए, जाइंट रेड पांडास हो गए, और भी बहुत सारी ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं जो कि आती हैं हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में।
उसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स की। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं मेगा इकोसिस्टम्स। मेगा इकोसिस्टम्स में आते हैं हमारे पास बेसिकली चार टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक या फिर एक्वेरियम भी बात करें तो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक होता है टेरेस्ट्रियल, मतलब जो ज़मीन पे रहेगा। उसके बाद होता है मरीन। मरीन मतलब हो गया सॉल्टी वाटर, बेसिकली ओशियानिक। और लिम्निक, लिम्निक का मतलब हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। उसके बाद मेगा इकोसिस्टम के अंदर आते हैं मैक्रो इकोसिस्टम। तो ये बेसिकली डिवीजन ऑफ मेगा इकोसिस्टम है। और जैसे कि फॉरेस्ट जो है वो एक टाइप ऑफ मैक्रो इकोसिस्टम होगा, किसके अंडर? टेरेस्ट्रियल के अंदर। फिर मैक्रो के अंदर आ गया मीज़ो। मीज़ो जो हो गया टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अब बताएगा हमें, जैसे कि अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। कॉनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, ठंड में जो ठंडे इलाके में फॉरेस्ट जो रहेंगे वो कॉनीफेरस फॉरेस्ट हो गए। उसके बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। ये सब तो किस में आ गए? ये सब आ गए मीज़ो इकोसिस्टम में। और माइक्रो सिस्टम में हो गया कि एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से अब ओवरलैप करना शुरू कर दे रहा है। मतलब हो सकता है किसी जंगल के बीच में वाटरफॉल मिल गया, हो सकता है किसी पहाड़ के बीच में वाटरफॉल मिल गया, आइसी वाटरफॉल्स जो रहते हैं। और तो एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से यहाँ पे मर्ज करना शुरू कर देता है। तो एक तो हम होल लेवल पे देखेंगे तो मेगा, उससे नीचे आ गया हमारे पास, तो उसको हम कहेंगे मैक्रो। फिर आते हैं मीज़ो, और लास्ट में होता है हमारे पास माइक्रो इकोसिस्टम्स। उसके बाद हमारे पास जो चार हमने इकोसिस्टम बताए थे उसमें से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के पास दो हम अलग मान के चलते हैं। फ्रेश वाटर में दो टाइप्स ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम हो गए हमारे पास। एक होता है लेंटिक और एक होता है लोटिक। ये बार बार पूछ रखा है तो इसलिए एक बार ध्यान से सुनिए। लेंटिक और लोटिक, जो चीज़ मतलब अगर मैंने जैसे याद किया हुआ था कि फ्लो में ओ आता है और लोटिक में भी ओ आता है, तो इसलिए लोटिक का मतलब हो गया कि जो फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम है, जो मतलब रिवर्स हो गई, उनके अंदर जो इकोसिस्टम बैठ रहा है फ्रेश वाटर का, वो हम कहेंगे लोटिक इकोसिस्टम। और लेंटिक, लेंटिक का मतलब होगा कि जो स्टिल वाटर है, जैसे कि पॉन्ड्स और लेक जो गांव में बेसिकली आप जिनको देखते हैं, तो वो जिनमें फ्लो नहीं है, वो एक जगह स्टेडी वाटर रहता है, रिजर्वायर्स की तरह काम करते हैं, जैसे डैम्स में जो लेक्स बन जाती हैं। तो वो हमारे किस में आ गए? लोटिक, लोटिक लेंटिक में आ गए, जो कि स्टिल रहेंगे। और लोटिक मतलब जो फ्लो करते हैं। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद इसमें एक एस्टुराइन वाला भी दे रखा है, वैसे इट इज़ इनसाइड द फ्रेश वाटर में ही आ जाता है बेसिकली ये। तो तो जो जहाँ पे रिवर्स जो हैं वो सी को मीट करती है, वहाँ पे एस्चुरीज फॉर्म हो जाती हैं। तो इसलिए बेसिकली इट इज़ अ हाइपर लिंक बिटवीन रिवर्स, बेसिकली फ्रेश वाटर है हमारे पास, और सी बेसिकली मरीन है, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है। और ये दोनों जहाँ पे मीट करती हैं तो वहाँ पे एस्चुरीज फॉर्म होती हैं। तो उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम हम देखते हैं, थोड़ा जेनेटिक डाइवर्सिटी उसकी अलग रहती है, तो इसलिए हम उसको एस्चुराइन बायोडाइवर्सिटी या फिर एस्चुराइन स्पॉट्स कह देते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया और डेजर्ट हो गया। परसेंटेज आप साइड बाय साइड याद कर सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है 40% है, ग्रासलैंड 19% एंड डेजर्ट जो है वो 17% है। एक इसमें नीचे लिखा हुआ है पैरासिटिक फूड चेन के बारे में। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर से ही अपना जो एनर्जी ट्रांसफ़र ले लेता है। मतलब क्या करेगा ये एक्चुअली में? मैंने आपको बताया था पैरासाइट मतलब हो गया जो होस्ट से एनर्जी चुराता है। तो ग्रेजिंग फूड चेन में ही होस्ट के पास एनर्जी होती है, क्योंकि डेट्रिटस फूड चेन तो ऑब्वियसली किसी डेड एंड डीकेइंग मैटर पे काम कर रहा है, तो उसमें क्या ही वो एनर्जी लेगा उनसे। तो ये एक मतलब जो हिस्ट पुस्ट जो हमारे पास जीएफसी है उसके अंदर से ही अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर लेता है खुद को। तो इसको हम कहते हैं पैरासिटिक फूड चेन। पैरासाइट्स के अगर आपको नाम याद करने हो तो एक आपको याद होगा कसकटा प्लांट होता है, जो मैंगो ट्रीज पे बेसिकली होता है। तो ये बेसिकली मैंगो ट्रीज के आसपास उग जाता है, और ये धीरे धीरे जो है मैंगो ट्री जो आपका आम का पेड़ है उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है। तो इसको इसलिए रिमूव कर देते हैं। अगर इन केस अगर आपको पता चल जाएगी इसमें कसकटा, या इसको शायद से हिंदी में अमर बेल कहते हैं, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें कि पैरासिटिक फूड चेन में कसकटा हो गया है। तो ये सब चीज़ों का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पीएफसी के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है, अब इसमें क्या होता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन में, कि रॉक्स का जो मिनरल होता है वो बेसिकली पानी में जाता रहता है, जाता रहता है, और
बेसिकली रॉक्स क्या है, रॉक्स आर सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। तो वो मिनरल डीके पानी में होता जा रहा है, और वो एक दिन क्या होता है, जो उसके अंदर सारे के सारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि जिसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे कि एल्गी, तो वो एब्जॉर्ब करते करते उनके पास अचानक से उनका एक रिप्रोडक्टिव आउटब्रेक होता है, और वो पूरे के पूरे पानी को कवर कर लेती हैं, तो उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम या फिर नेचुरल यूट्रोफिकेशन, और इसमें भी आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन। तो ये हमारे पेस्टिसाइड्स और जो हम अलग ऑर्गेनिक मैटर जो यूज़ करते हैं खेतों में, या फिर जो हम अपनी प्लांटेशंस में यूज़ करते हैं, तो वो पानी के साथ बह के चला जाता है, मतलब जो हम इरिगेट करते हैं, तो वो चला जाता है वाटर में, और वहाँ पे क्या होता है, वो एल्गल ब्लूम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एल्गल ब्लूम। इसका एग्जाम्पल भी है एक आर्टिफिशियल एल्गल ब्लूम का यहाँ पर। हम्म, ये रहा मैन मेड यूट्रोफिकेशन लेक फ्री। इसका आप एग्जांपल दे दीजिएगा, लेक फ्री इन यूएसए इन 1965। इसमें एक्सेस ऑफ फॉस्फेट ऐड कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये मैन मेड यूट्रोफिकेशन हो गया था। उसके बाद एक बार मैं देखा था कि नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स जो है, ये एक बार पूछ रखा था, तो मैं बता देता हूँ कि नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या। नेबुलर हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस मतलब इट इज़ नॉट अ प्रूवन फैक्ट, ये हमने एक हाइपोथाइज किया है, बेसिकली एक थॉट एक्सपेरिमेंट हमने हाइपोथाइज किया कि कैसे हो सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम बना हो। कि सबसे पहले एक नेब्यूला जो है, जो गैस है बेसिकली, वो कोलैप्स हुआ, उससे प्रोटोस्टार बने, मतलब जो प्री स्टार्स हैं बेसिकली, जो स्टार्स हैं भी नहीं, बट वो एक कंडेंस्ड शेप ले रहे हैं, वो अभी बी सी या फिर प्लाज्मा शेप, प्लाज्मा एंड स्टेट ऑफ मैटर में है। उसके बाद उसके वो ठंडे हुए, तो उसके ऊपर उनकी प्लानिटरी डस्ट जो बेसिकली जितना स्टार बनना था वो तो बन गया, और उसके बाद जितना बचा हुआ और मैटर था वो बाहर की तरफ, मतलब जो डस्ट ऑफ स्टार है वो चला गया, फिर वो कंडेंस हुए, तो वो प्लैनेट्स बने हमारे। और बीच में जो है हमारा जो प्रोटोस्टार बना वो सन बन गया, और आसपास में जो डस्ट था वो बन के हमारे पहले के 4 प्लैनेट बन गए। और जो हमारे गैसेस नेबुला के बच गए थे, वो और दूर चले गए वहां से, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल उतना था नहीं कि गैसेस को अपने पास रख सके, तो वो गैसेस जैसे ही थोड़ा दूर हुए, तो वहां पे जाके वो कंडेंस हुए, और वो गैसियस जाइंट्स जैसे कि जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये वाले प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके से बना होगा। उसके बाद होता है कि ओलिगोट्रॉफिक हम किसको कहते हैं। ओलिगोट्रॉफिक मतलब होता है कि जो वाटर बॉडीज हैं जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि जितना साफ पानी रहता है उसमें उतनी ज़्यादा ही कम ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर द वाटर इज़ वेरी क्लियर, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। जब कोई उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स ही पाए नहीं जा रहे, इसका मतलब उसके अंदर कोई प्लांट्स या फिर जो ज़रूरत है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए, वो ऑर्गेनिजम्स ही प्रेजेंट नहीं है। तो उसको हम ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट। ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो ये ग्राफ बना हुआ है, बेसिकली इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्टली हर ईयर नहीं तो हर ऑल्टरनेट ईयर जो है वो पूछा जाता है। बहुत आसान है ये, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हम आपको बस पहले तो नाम पता होने चाहिए। नाम से क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसके बाद मेसोस्फेयर होता है, और मेसोस्फेयर के बाद आता है हमारे पास थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के बाद हमारा आता है एग्जोस्फेयर। अगर हम बात करें कि जो हम कहते हैं कि स्पेस में हैं, तो जब हम स्पेस में हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो हम एक एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम कहते हैं कारमान लाइन, जो कि अर्थ से 100 किलोमीटर दूर एक लाइन बनाई गई है। तो अगर मैं बात करूं, तो हमारा थर्मोस्फेयर जो है वो मेरे हिसाब से लगभग लगभग 97 किलोमीटर के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मेसोस्फेयर का एंड के बाद जो है वो थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, और थर्मोस्फेयर के बाद जो है वहाँ पे थर्मोस्फेयर जो है हमारा 100 किलोमीटर, कारमान लाइन के बाद जो है ये हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है एक्चुअली में इससे जो ऊपर वाला ऑर्बिट है, जो 100 से 400 किलोमीटर में, जो हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जो कि अर्थ के साथ साथ घूमता है, तो उसमें हमने हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको ISS कहते हैं, वो हमने उसमें एस्टेब्लिश कर रखा है। तो इतना पास है वो हमसे, अगर हम बात करें तो, क्योंकि 400 किलोमीटर अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस में बात करें, तो इट इज़ क्लोज टू नथिंग, मतलब इंचेस या सेंटीमीटर्स के बराबर हो गया ये। तो हम इतना पास जो है हमारा स्पेस स्टेशन है हमसे।
तो ये आपको पता चल गया कि 5 लेयर हमारे पास कौन से हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, 70% ऑफ एटमोस्फियर जो है हमारा, वो इसी में कंसंट्रेटेड है। तो ये हमारी शुरू हो जाता है, हमारी धरती से ही शुरू हो जाता है। और इसमें मून का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मून नहीं होता तो हमारा ट्रोपोस्फियर जो है, हमारा एटमोस्फियर बेसिकली और ज़्यादा लेस डेंस डेंस होता है और वो और दूर दूर होता है, तो हमें सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होती। मतलब ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो अर्थ पे जो है हम लोगों के लिए कम हो जाता है, जिसके सब्सिक्वेंटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम लोगों की हाइट और कम होती, जो इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन, जो बेसिकली हम बात करें स्ट्रांगनेस है, या फिर वो कितने स्ट्रांग है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कंटेंट कितना है। अगर ऑक्सीजन अचानक से पूरी धरती से हटा दी जाए तो सारी की सारी चीज़ें जितने भी आप अभी देख रहे हैं कंक्रीट है, उस सारी की सारी धूल में तब्दील हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो हार्डनेस पे भी बहुत मैटर करता है। स्टार्टिंग के टाइम में जब अर्थ बनी रही थी, या फिर मतलब बन तो नहीं रही थी, जब अर्थ को बने हुए कुछ टाइम हो गया था, या जुरासिक एज की हम बात करें, तो उस टाइम पे बड़े बड़े मैमथ बींग्स हुआ करते थे जिनकी हाइट बहुत बड़ी रहती थी। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पर एटमॉस्फेयर में बात करें तो ऑक्सीजन कंटेंट बहुत हाई था एज कम्पेयर टू जो आज के लेवल्स हैं। तो ये सब तो मतलब बेसिकली अगर आपको और बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो यू कैन ऐड दिस टू योर आंसर। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से, उसके बाद हम जाएंगे -50 डिग्री सेल्सियस पे। ये मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर रहेगा और वाई एक्सिस पे हमारा क्या रहेगा? वाई एक्सिस पे रहेगा हमारे पास हमारे जो डिस्टेंसेस ऑफ बेसिकली लेयर किस किस डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आएगा और ये 10 किलोमीटर पे हम इसको मार्क करेंगे। इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। यहाँ पे ही सारे के सारे क्लाउड्स व्लाउड्स सब ट्रोपोपॉज पे ही होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ गया स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो है स्ट्रेटोस्फियर में हमारा क्या होता है, मैं एक एक आपको ये भी बताता हूँ कि स्ट्रेटोस्फियर में जेट विंड्स होती हैं, और बेसिकली हमारे जो जेट एयरप्लेन्स हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लो करते हैं। तो ये -50 पे कांस्टेंट है अभी। उसके बाद ये आके हमारा वापस से चला जाता है ज़ीरो के ऊपर, और यहाँ पे आ गया हमारे पास स्ट्रेटोपॉज, और यहीं पे ओजोन लेयर होता है। फिर वापस से टेम्परेचर यहीं पे कांस्टेंट रहेगा, और ये जो मेसोपॉज मतलब जहाँ पे मेसोस्फीयर हमारा ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे जाते जाते -90 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। उसके बाद ये थर्मोस्फेयर में कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास सन की डायरेक्ट एक्सपोज हो जाते हैं हम डायरेक्ट सन से, तो अब टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है यहाँ पे बाहर के एग्जोस्फेयर। तो आप ये एक बार ग्राफ जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो जिससे आपके, क्योंकि ये ग्राफ जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे एटमॉस्फेरिक लेयर्स पूछे जा रहे हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये ग्राफ ड्रॉ करें, और अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। उसके बाद बहुत ही अलग अलग चीज़ों के लिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो ज़रूरी होता है। एक तो शायद से अगर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ा हो, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट से ही जो बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑफ दीज जो बेसिकली हमारे पास लेयर्स हैं वो डिसाइड होती है। और अगर हम बात करें थर्मोस्फेयर में भी अलग अलग डिफरेंट होते हैं, जैसे A B C D करके रीजन्स होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे में कैसे कोलैप्स करते हैं उसके बारे में पढ़ाते हैं हमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। तो वो 9√V करके शायद से, जहाँ पे √V जो है, V जो है फ्रीक्वेंसी होती है, ये करके शायद से कोई फॉर्मूला होता है जिसे हम डिसाइड करते हैं, नॉट रिलेटेड टू EVS, जस्ट टेलिंग। और तो इससे हम क्या क्या बेसिकली डिफाइन करते हैं, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर्स का, तो इससे हम वेदर फोरकास्टिंग में ये हेल्प मिलती है हमारे हमारे पास एविएशन सेफ्टी में हमारे पास हेल्प करती है, और जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस की स्टडीज़ है उसको भी हमें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, उसके बाद आता है हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब हो गया कि स्पीशीज की कंपोजिशन चेंज होती जा रही है इकोसिस्टम में। मतलब ये बेसिकली क्या है, ये समय का पहिया है। ये कभी एक स्पीशीज की डोमिनेंस हो रही है कहीं पर, और कभी एक टाइम पे दूसरी स्पीशीज की डोमिनेंस हो रही है। सबसे पहले आता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मतलब हो गया कि ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। कोई लाइफ का मतलब यहाँ से, जहाँ पे कोई प्री एग्जिस्टिंग सॉइल नहीं था। प्री एग्जिस्टिंग सॉइल नहीं था तो सबसे पहले क्या बनेगी, यहाँ पे सॉइल बनेगी बेसिक। फिर सॉइल बनने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे आके लीचेंस जो हैं रॉक्स को मतलब सबसे पहले कॉलोनाइज करेंगे, उसके बाद उसकी वेदरिंग होगी, वेदरिंग से सॉइल बनेगी, और फिर वहाँ पे प्लांट्स बनेंगे। फिर जाके वहाँ पे जो है सक्सेशन होगा स्पीशीज़ का। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन।
सेकेंडरी सक्सेशन मतलब हो गया कि जहाँ पे सॉइल पहले से तो था, बट आफ्टर अ फॉरेस्ट फायर और एनीथिंग, मतलब एक कुछ बाहर से इंटरवेंशन हुआ नेचर का, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पीशीज इम्बैलेंस हो गया और वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब सॉइल बनी हुई है, अब वापस से प्लांट्स आएंगे न्यू टाइप के, फिर वापस से नए जो स्पीशीज बनेंगी, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद ये फास्ट होता है कंपैरेटिव टू प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे सॉइल पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद एक और टाइप ऑफ हमारे पास सक्सेशन होता है जिसको हम कहते हैं साइक्लिक सक्सेशन। अब साइक्लिक सक्सेशन में क्या होता है बेसिकली कि ग्रोथ एंड डिक्लाइन का ये प्रोसेस होता है। मतलब हो सकता है किसी टाइम पे जो है एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है, वही आने वाला जो सक्सेशन है वही रूल करे। मतलब कि हो सकता है कि डायनासोर्स जैसे, तो हो सकता है कि एक एज से दूसरे एज में जब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब एक एक सक्सेशन से दूसरे एज में, तो हो सकता है दूसरे में भी सबसे बड़ी स्पीशीज़ जो है, सबसे बड़े एपेक्स प्रेडेटर डायनासोर्स ही, और हो सकता है कि ना भी हो सकता है उस टाइम तक मीटियोर गिर गया हो सकता है कि वो पूरे के पूरे वाइप आउट हो गए हों किसी बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। तो अगर जो पहले एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी वही जो है आगे भी वही रूल कर रही है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक। एग्जिस्टिंग स्पीशीज लीड्स इन सक्सेशन, बट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एलोजेनिक। तो ये साइक्लिक सक्सेशन के अंदर आते हैं कि इट इज़ अ साइकिल ऑफ राइज एंड फॉल। ये हो सकता है कि कोई दूसरी स्पीशीज जो है वो अपना सक्सेशन, मतलब सक्सेशन मतलब समझ लीजिए कि जैसे एक राजा युवराज जो है वो राजा को क्या करता है, सक्सीड करता है, वो राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि हो सकता है या तो उसी का बेटा राजा बने, नहीं तो हो सकता है कि कोई उसका सेनापति हो वो तख्ता पलट कर दे और जो है वो खुद राजा बन जाए, तो ये पॉसिबल है। तो प्राइमरी सक्सेशन मतलब हो गया कि ऐसी जगह जहाँ पे सॉइल प्रेजेंट नहीं थी, तो क्या होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले सॉइल बनाएंगे, सॉइल बनेगी, उसके ऊपर प्लांट्स आएंगे, फिर नई स्पीशीज आएगी। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब हो गया कि सॉइल तो थी, बट कुछ बाहरी कारणों की वजह से वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया, कुछ हो नहीं पाया, तो जिसकी वजह से वापस से जो है री सक्सेशन स्टार्ट होगा और नई नई स्पीशीज वहाँ पे बनना स्टार्ट होगी। फिर आता है साइक्लिक सक्सेशन, उसके अंदर हमारे पास होते हैं एलोजेनिक और ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक मतलब हो गया कि जो पहली हमारी स्पीशीज थी, प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, नेक्स्ट सक्सेशन में भी वही आगे ले जा रही हैं। और एलोजेनिक है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो है वो वाली स्पीशीज जो है आगे नहीं जा रही है, वो कुछ चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से सक्सेशन जो है वो न्यू स्पीशीज लीड करेगी इसमें। उसके बाद आ गया हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल आपको पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते क्या हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली होते हैं कि स्टार्टिंग के फेज में पहले तो पानी ही था पूरा, तो क्या होता है कि पानी जो है वो रॉक्स को कट करते रहते हैं, कट करते रहते हैं, तो वो उसके अंदर धीरे धीरे मिनरल डिपॉजिट होने लग जाता है। और मिनरल डिपॉजिट लाखों लाखों साल तक, बहुत सालों तक होता रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके ऊपर लेयर्स बनने लग जाती हैं, सेडिमेंट्स बनने लग जाते हैं, स्ट्रेटास बनने लग जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। ये दो फेज में एग्जिस्ट करता है, एक को हम कहते हैं सॉल्यूशन फेज और एक होता है रॉक फेज। मतलब जब मिनरल जो है वो पानी में मिला हुआ है तो क्या है, सॉल्यूशन फेज में, मिनरल रॉक में है तो रॉक फेज में, एज सिंपल एज दैट। तो इसके अंदर, पानी के अंदर बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पानी में जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो बेसिकली अर्थ के क्रस्ट से आए हैं। तो अगर अर्थ के क्रस्ट से पानी में न्यूट्रिएंट ट्रांसफर ही नहीं होगा, मतलब रॉक से सॉल्यूशन फेज में जाएगा ही नहीं, तो जो पानी के अंदर जो हमारे स्पीशीज हैं उनको बहुत दिक्कत होने वाली है इसकी वजह से। तो ये ज़रूरी है, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट वाइटल प्रोसेस है। तो इसके अंदर हमें बस ये याद रखना है कि वो होता कैसे है। कि एक हमारा होता है इसमें मेन रिजर्वॉयर, जैसे कि जिसको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट है हमारा मेन रिजर्वॉयर, और वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हमारा लोकलाइज्ड है, ये हो गया हमारा मेन रिजर्वॉयर। उसके बाद क्या होता है, लैंड से पानी में जाते हैं मिनरल्स और वापस वापस आ जाते हैं। मतलब जैसे अगर सॉल्यूशन फेज में जाना है रॉक फेज से, तो लैंड टू वाटर एंड देन सॉल्यूशन फेज टू रॉक फेज बैक। और हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स पानी के अंदर सेटल हो जाए, तो वो आगे जाके क्या होता है, वही सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होती है। बट होगा क्या, इवेंचुअली तो वो सॉल्यूशन फेज से रॉक फेज में ही जा रहे हैं, जो बात हमें समझनी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पानी और एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिएंट जो अवेलेबिलिटी है वो सेडिमेंट्री साइकिल की वजह से ही प्रेजेंट है। और साथ ही साथ में इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद लेयर्स ऑफ लिथोस्फेयर हैं, ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास क्रस्ट होता है और एक होता है हमारे पास मेंटल होता है। क्रस्ट में, मेंटल मतलब पागल वाला मेंटल नहीं, मेंटल मतलब क्रस्ट के नीचे वाला जो लेयर होता है उसको। क्रस्ट में हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है हमारे पास ओशियानिक क्रस्ट।
तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है इसके अंदर हमारे पास होता है ये कंपैरेटिवली ओशियानिक क्रस्ट से मोटी होती है, 30 से लेके 50 किलोमीटर तक मोटी होती है। इसके अंदर मेनली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट में अंदर जो है हमारे पास बेसिकली बेसाल्टिक रॉक्स पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल में ग्रेनाइट रॉक्स भी साथ में मोस्टली ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ओशियानिक रॉक्स जो है ये पतली होती है मोस्टली, और ये होती है 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक। और इसके अंदर होता है हमारे पास आयरन और एमजी ज़्यादा मात्रा में। और साथ ही साथ में क्या होता है, जनरली थिन, दे आर जनरली थिन। और ये 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में होती है। तो ये हमारे पास क्रस्ट मेंटल। उसके बाद कोर होता है। कोर तो चलो मोल्टन, हमारे पास निकल, आयरन, कोबाल्ट ऐसी चीज़ों से जो है वो हमारा कोर बना रहता है, जिसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गया हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर, आप समझा दीजिएगा। उसके बाद एक इसमें होता है मोहोविचिक डिसकंटिन्यूटी। मोहोविचिक डिसकंटिन्यूटी बेसिकली जो मेंटल और क्रस्ट है, मतलब क्रस्ट से लेके मेंटल और मेंटल से लेके कोर में जो डेंसिटी चेंजेस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स की वजह से। मतलब अगर आप क्रस्ट में ही देखें तो एक कॉन्टिनेंटल वाला सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बेस्ड है, और ओशियानिक वाला आयरन और मैग्नीशियम बेस्ड है। तो ऐसे डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ एलिमेंट की वजह से जो हमारी चेंजेस आ रहे हैं डेंसिटी में हर लेयर के, उसको हम मोहोविचिक डिसकंटिन्यूटी या फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम पे भी क्वेश्चन पूछ दिया था इन्होंने। तो ये बनता कैसे है डेजर्ट? पानी कम होना चाहिए, बारिश नहीं हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, वेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, और वाइल्ड लाइफ जो है अडॉप्टेड वाइल्ड लाइफ रहना चाहिए, जैसे कि रेटल स्नेक्स अगर आप देखेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिजर्ड्स आप देखेंगे तो वो डेजर्ट एरिया में जो पाए जाने वाले लिजर्ड्स हैं, और जो नॉर्मली लिजर्ड जो पाए जाते हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कितने टाइप के डेजर्ट इकोसिस्टम होते हैं, तो सबसे पहला तो एक हमारा हॉट हॉट वाला ही डेजर्ट होता है, जिसको हम हॉट डेजर्ट में जैसे कि क्या आ गया, सहारा आ गया, थार आ गया। दूसरा होता है हमारे पास कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में आ गया हमारे पास लद्दाख। एक चीज़ जो सब में कॉमन होती है, ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है मैं वो बताता हूँ कि सबका टेम्परेचर जो बेसिकली रेनफॉल है, रेनफॉल जो है वो लो ही रहता है इन दोनों में। और इसमें टेम्परेचर हाई रहेगा हॉट डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा। तीसरा होता है एक हमारे पास सेमी एरिड डेजर्ट। सेमी एरिड डेजर्ट जो रहते हैं ये होते हैं ग्रेट बेसिन जैसे, मतलब यूएस में है ये। तो ये बेसिकली सेमी एरिड डेजर्ट्स जो हो गए तो वहाँ पे टेम्परेचर तो हाई होता है बट मॉइस्चर भी हाई होता है। और मॉइस्चर हाई क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है। उसके बाद हमारे पास एक होते हैं कोस्टल, जिसके अंदर अलोंग कोस्ट लाइन जो हमारे पास डेजर्ट बन जाते हैं। यहाँ पे मॉइस्चर तो हाई होता है पर रेनफॉल लो होती है। और एक और मैं बात करूँ तो एक होते हैं डिफॉरेस्टेशन से जो डेजर्ट बनते हैं। तो चाइना में एक डेजर्ट है जिसको हम कहते हैं क्या, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा ओवर ग्रेजिंग की वजह से बना। अब ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? जो गाय भैंस हम एक्स्ट्रा चराते हैं ना, मतलब छोड़ दिए चरने के लिए बस, और वो गाय भैंस चरी जा रही है चरी जा रही है, उनका मतलब अपनी कैपेसिटी से वो ज़्यादा खा चुकी हैं। तो ऐसे ही करते करते क्या होता है कि प्लांट्स का काम होता है सॉइल को होल्ड करके रखना। और जैसे ही सॉइल होल्ड नहीं करेगा, प्लांट्स ही चले जाएंगे सारे के सारे, तो उस केस में क्या होगा, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनर पार्टिकल्स में। बिकॉज सैंड जो है वो बेसिकली बहुत वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट होता है, उसका जो साइज होता है फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गोबी डेजर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ डेजर्ट्स। उसके बाद फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए एक होती है प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग। मतलब आपको पता है कि फ्यूल तो चाहिए ही जलने के लिए, और फॉरेस्ट फायर में फ्यूल क्या है, सूखे पत्ते पेड़ जो हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट फायर जहाँ से लगी हुई है उससे कुछ रेडियस की दूरी में ही हम पहले ही सारी चीज़ें जला देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे आगे आगे नहीं बढ़ पाती है, इसको हम कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग। उसके बाद कहते हैं ट्री थिनिंग। ट्री थिनिंग किस लिए करते हैं? जैसे डेड और डिसीज जो ट्री है उनको हम पहले ही काट देते हैं ताकि हम उसमें जो है आग ना लग सकते। उसके बाद होते हैं कि कम्युनिटी एंगेजमेंट, मतलब कम्युनिटी में इस बात को लेके बढ़ावा देना कि ऐसी ऐसी चीज़ें कैसे आप कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से क्या स्टेप्स ले सकते हैं। उसके बाद फायर वॉच टावर्स बनाना, और वाटर और केमिकल सप्रेशन यूज़ करना। पर ये तो पोस्ट हो गया कि मतलब फायर फायर फॉरेस्ट फायर लग गई है,
उसके बाद आप ये काम कर रहे हैं। एक होता है हमारे पास जिसको हम फायर ब्रेक्स कहते हैं, कि वेजिटेशन जो है क्रिएट कर दे, वेजिटेशन जो है एक जगह से हटा देते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, कंक्रीट की रोड बना देते हैं साइड बाय साइड, ताकि उसको एज अ टूरिस्ट प्लेस, मतलब अगर जंगल में हमेशा तो फॉरेस्ट फायर नहीं लगी रहती ना, तो वो जो ट्रैवलर्स आएंगे या टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए भी वो रहेगा एक चलने के लिए, और साथ ही साथ में वो एज अ फॉरेस्ट फायर को कम करने के लिए भी, ये हमारे फॉरेस्ट फायर को रेमेडी बेसिकली एक है कि उसको बचाता है, वो उसको बढ़ने से आगे से बचाता है। तो ये वाली मेजर्स जो हैं अगर आप यूज़ करेंगे फॉरेस्ट फायर के, अगर क्वेश्चन आया और अगर आप इसमें लिखेंगे तो इट विल बी गुड। उसके बाद आता है हमारे पास सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन जो है वो, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो अभी हमने सेडिमेंट्री साइकिल पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होती है पानी में, तो सबसे पहले ये होती है हमारे पास, एक तो होती है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पानी में। तो इसमें हमारे पास हमें लेयर्स के नाम याद रखने हैं। एक होता है एपीमिलियन, जो कि होता है अपर लेयर, और ये होता है हमारे पास हाइपोमिलियन, जो कि होता है हमारे पास लोअर लेयर, और लोअर लेयर होता है, और इनके बीच में जो ट्रांजिशन फेस होता है उसको हम कहते हैं मेटामिलियन। तो बेसिकली डिफरेंस, क्योंकि पानी का जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, तो जिसकी वजह से इस डेंसिटी के डिफरेंस, और जो साथ ही साथ में जो उसमें ऊपर और नीचे में जो मिनरल कंटेंट की वजह से जो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं वो हमारा आता है इस चीज़ में, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल, जिसमें एपीमिलियन से मेटामिलियन और मेटामिलियन से हाइपोमिलियन लेयर फॉर्मेशन होती है, इसी को हम उसके बाद आता है थर्मल सर्टिफिकेशन। ऑक्सीजन लेवल के डिफरेंट होने की वजह से लेक्स में होता है ये। फिर आता है हमारे पास केमिकल सर्टिफिकेशन, सैलिनिटी के डिफरेंस की वजह से। सैलिनिटी, जैसे ही पानी में सैलिनिटी मतलब क्या हो गया, सॉल्ट कंटेंट कितना है, तो सॉल्ट कंटेंट जो है वो लेयर बाय लेयर चेंज हो रहे हैं वहाँ पे। और एस्चुरीज मतलब क्या हुआ, जहाँ पे फ्रेश वाटर और जो हमारी सीज हैं वो मिल रही हैं, फ्रेश वाटर और सी आपस में जैसे ही मिलते हैं तो वहाँ पे क्या सैलिनिटी का डिफरेंस क्रिएट होगा और वो सर्टिफाई हो जाएंगे। उसके बाद होता है न्यूट्रिशनल डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूट्रिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया कि डीपर लेयर्स में ऑब्वियसली न्यूट्रिशन ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे दे आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट टू द रॉक्स एंड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ टू बी फेयर। तो वहाँ पे सेडिमेंट्री साइकिल नीचे ही नीचे होता रहता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, वहाँ पे हायर न्यूट्रिएंट डेंसिटी होती है, जैसी डेंसिटी में चेंज आएगा स्ट्रेटिफिकेशन होने लग जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि सीजनल फैक्टर्स हो गए, उनकी वजह से ऑक्सीजन लेवल में न्यूट्रिशन डिस्ट्रप्शन की वजह से भी ये हो सकता है। उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि प्राइमरी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आप इसकी वर्किंग समझ लीजिए एक बार, कि एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और एक पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट होती है, ये दोनों हम पैरेलल में अरेंज करते हैं। इसके अंदर हाई वोल्टेज डीसी हम डालते हैं और क्या करता है, आसपास की एयर को आयनाइज कर देता है, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को जो है वो मनाता है वहाँ पे। अब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयरन जो है वो चार्ज डस्ट पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल जो एक्यूमुलेट होते हैं वो डस्ट के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट है उसके ऊपर वो कलेक्ट हो जाते हैं, और हमें टाइम टू टाइम जो है वो पॉजिटिव कलेक्टिंग प्लेट को हमें साफ करना पड़ता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो ईएसपीस जिसको हम कहते हैं वो काम करते हैं एयर पॉल्यूशन से हमारी कम करने में उसको बेसिकली। अब हमारे पास तीन टर्म्स आती हैं जिसको हम कहते हैं टीओसी, सीओडी। सीओडी मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, टीओसी, सीओडी और बीओडी। टीओसी का मतलब हो गया टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका मतलब ये हो गया कि कितना इसमें हमें टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन जो प्रेजेंट होता है सैंपल में उसको हम टीओसी कहते हैं। ये भी पॉल्यूशन, ये तीनों पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं बेसिकली। उसके बाद आता है हमारे पास सीओडी। सीओडी मतलब हो गया कि उसके अंदर हमें कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा कि सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो जाए। इसका रिजल्ट हमें 2 से 3 घंटे के बीच में मिल जाता है, इसलिए इट इज़ अ फास्टर वे ऑफ चेकिंग आउट द पॉल्यूशन लेवल ऑफ दैट वाटर सैंपल। और तीसरा होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्या, बीओडी। बीओडी जो होता है वो हमारे पास हमें बताता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो इन अ 1 लीटर वाटर सैंपल। तो बेसिकली सीओडी जो बताता है कि केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास कितना टाइम लग रहा है, और टोटल कम अमाउंट ऑफ जो ऑर्गेनिक मैटर है वो, सॉरी, सीओडी में होता है ऑर्गेनिक कार्बन वो। और जो हमारे पास बीओडी में बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ रही है वो दर्शाता है हमें कि ये इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा, इसमें हमें
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेसिकली इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए, और ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब एक पर्टिकुलर सैंपल लेते हैं, उसको 5 दिन तक ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद हम उसका बीओडी निकाल पाते हैं। तो इट इज़ अ बिट ऑफ, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बाकियों से थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ज़्यादा टाइम लेता है बीओडी, और बीओडी जो है वो टीओसी से और सीओडी के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास SO2 एमिशंस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने जो हेडिंग्स डाली हुई हैं, अलग अलग क्वेश्चंस आ रखे हैं ओवर द ईयर पेपर्स में, तो मैंने क्या किया, वो क्वेश्चन चूज़ किया और उसी के नोट्स बना लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो मुझे लगता है इस बार भी यही, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ने बैठोगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ फ़ायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, यूनिट वाइज पढ़ना है, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। तो मैं सारे यूनिट्स जो हैं, सारे यूनिट्स का एक ओवरव्यू दे दूंगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट्स हैं हमारी, उनको मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी और हेल्प हो जाए इसमें। तो आप एक बार SO2 के एमिशंस कैसे रोकते हैं वो देख लीजिए, कि लो सल्फर फ्यूज़ में स्विच कर जाना, इन सीटू ट्रीटमेंट यूज़ करना, फ्यूल गैस में से डीसल्फर करना, उसको उसमें सल्फर हटा देना, और जैसे कि मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करते रहना, और साथ में रेगुलेटरी मेजर जो गवर्नमेंट देती रहती है टाइम टू टाइम, उसको फॉलो करते रहना। उसके बाद हमारे पास होता है एनर्जी फ्लो मॉडल। एनर्जी फ्लो मॉडल आप देख सकते हैं, बेसिकली हमारे पास एक होता है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो, और मतलब लीनियर पाथवेज, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से प्रेडेटर्स, और एक होता है हमारा वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल। मतलब एक हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब हो गया प्लांट्स, प्लांट्स ने हर्बीवोर, हर्बीवोर ने प्लांट्स खाया, हर्बीवोर मर गया, उसको डिकम्पोजर्स खा गए। उसके बाद आते हैं हमारे प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स गए डिकम्पोजर्स के पास, उन्होंने डिकम्पोजर्स भी खा लिए। तो मतलब पी जो मैंने आपको बताया था कि डबल एनर्जी फ्लो मॉडल जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि PFC और मतलब GFC ग्रेजिंग फूड चेन, और DFC डेट्रिटस फूड चेन, जो साथ में इंटर अलाइंड होके एक वेब के थ्रू जो काम करती है, उसको हम कहते हैं वाई शेप्ड एनर्जी मॉडल। उसके बाद दो सेपरेट पाथवेज में जो है वो GFC और DFC को डिवाइड करती है, बट वो साथ ही साथ इंटरेक्ट करती रहती है। एक होता है यूनिवर्सली एनर्जी मॉडल, जो कि EP ओडम ने दिया था। ये हमें ये बताता है कि सब्सीक्वेंट एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली जो हमारा 10% लॉ है और 1% लॉ है, वो यूनिवर्सल एनर्जी लॉ जो है उसके अंदर आते हैं, कि वो जो लॉस हो रहा है, बेसिकली एनर्जी लॉस, वो किस में हो रहा है, हमारी लाइफ प्रोसेसेस में वो एनर्जी लॉस हो जा रही है, तो वो यूनिवर्सल एनर्जी मॉडल EP ओडम ने दिया था। उसके बाद एल नीनो, आपने नाम सुना होगा बहुत बार न्यूज़ में, एल नीनो पे भी एक बार क्वेश्चन आ रखा है इसमें। तो जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं वो ईस्टर्न पैसिफिक से लेके वेस्टर्न पैसिफिक की ओर फ्लो करती हैं। अब ये होता क्या है कि सी सरफेस का टेम्परेचर जब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से ट्रेड विंड्स जो हैं हमारी वीकन हो जाती हैं, क्योंकि जो पहले मतलब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो उसकी वजह से डेंसिटी में कमी आ गई, डेंसिटी में कमी आई तो जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स की स्पीड में मतलब वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वार्म वाटर होता है, वो शिफ्ट करने लग जाता है USA की तरफ। USA की तरफ मतलब क्या, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ बेसिकली शिफ्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक पैटर्न है, उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। ये हर 2 से 7 साल में होता रहता है, और 9 से लेके 12 महीने तक लास्ट करता है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? इसके मतलब सॉरी, कॉजेज़ तो ये हो गए, पता ही चल गया हमें ट्रेड विंड्स की वीकनिंग होती है। बट इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि रेनफॉल बहुत ही लो हो जाती है, और जो सदर्न रीजन्स हैं, मतलब नॉर्दर्न रीजन्स में कम बारिश होती है, और सदर्न रीजन जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इन सब में बहुत बारिश होने लग जाती है। डेज़र्ट लाइक कंडीशंस हो जाती हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। और साथ ही साथ में जो टेम्परेचर चेंजेस जो हैं, ये ज़्यादातर गर्मी को बढ़ाने वाला रहता है, क्योंकि रेनफॉल बहुत कम हो रखी रहती है, की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो ये होता है हमारा एल नीनो। एल नीनो के बाद आते हैं एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बेसिकली या तो आप एक बार ये गो थ्रू कर सकते हैं कि ये कौन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन एस्टैब्लिश करता है, हमारे रेड जोन, मैरून जोन, जो मैरून बेसिकली होता है, येलो जोन्स, ये सब जो रहते हैं, ये एक बार आप देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, NAMP है, उसके अंतर्गत जो है हमारे किस तरीके से बेसिकली कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, कौन से SPM हैं, जिनको मार्क किया गया है कि इस लेवल के बीच में रहने चाहिए। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, तो आपके जो पेपर में बेसिकली ये बेटर रहेगा कि आप उसको उस टाइम पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास म्युनिसिपल जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक तो होता है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम,
कि वेस्ट प्रिवेंशन को इसमें प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट भी करेंगे साथ-साथ में, और उसको एक जगह लाके डिफरेंट में एक सेग्रीगेट कर देंगे स्टार्टिंग में, जो सोर्स पे सेग्रीगेट कर देंगे, और बाद में लाके जो है और ये भी ट्राई करेंगे कि जितना हो सके वेस्ट उतना कम हो सके। उसके बाद मिनिमाइज़ेशन, वेस्ट प्रिवेंशन एंड मिनिमाइज़ेशन होता है, मतलब आपने वेस्ट चाहते हैं कि कम निकले, और अगर निकल रहा है तो उसको हम मिनिमाइज़, जितना कम हो सके उतना वेस्ट हम कर सकें। फिर उसमें से जो यूज़फुल होता है उसको रिसाइकिल या फिर कंपोस्टिंग करते हैं, या तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू जो है, जैसे कि अगर पानी में अगर छोड़ना है तो एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि अगर मीथेन या फिर गैस लाइक सिचुएशंस हैं तो बायोगैस प्रोडक्शन में भी वो हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक है लैंडफिल मूवमेंट्स, जिसमें एक होता है चिपको मूवमेंट्स, और एक गढ़वाल रीजन में हुआ था, जिसको किसने लीड किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने लीड किया था। तो इसमें हुआ क्या था बेसिकली, कि लोग पेड़ काटने, मतलब पेड़ काटने वाले थे बहुत सारे लोग मिलके, तो वहाँ के जो गढ़वाल रीजन में लोगों ने हर एक पेड़ से वो चिपक गए थे, तो इसको हम चिपको मूवमेंट कहते हैं। ऐसा सेम मूवमेंट सदर्न इंडिया में होता है, उसको अपीको मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्यों होता है? कि वाटर क्वालिटी की कमी हो गई, क्योंकि हम हीटेड वाटर जो है वो नेचुरल बॉडीज में डाल देते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हाई अमाउंट ऑफ वाटर एज अ कूलेंट यूज करते हैं, और उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट वो पानी आता है और वो इवेपोरेट होते जाता है, एकदम पूरा घूमता है, इवेपोरेट होता है, और वो उसी से हम टरबाइन चलाते हैं। बट कभी कभार क्या होता है, जो थर्म जैसे एक तो इसमें तो यूटिलाइज हो जाता है वो थर्मल पावर प्लांट, बट जो सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बट जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हमें इसको डिस्चार्ज करना पड़ता है पानी को, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर में अचानक से मरीन लाइफ पूरी की पूरी डिसबैलेंस हो जाती है, और जैसे कोरल्स को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इससे, जिसकी वजह से हमारे पूरी की पूरी मरीन लाइफ जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, और इसी को हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है मरीन पॉल्यूशन। ये सिमिलर टू थर्मल पॉल्यूशन ही होता है, बट इसमें हम थर्मल मरीन पॉपुलेशन पॉल्यूशन जो होता है हमारा, उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, जैसे कि मतलब एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक, केमिकल कंटेमिनेंट्स, इन सब का यूज़ करके जो है वो मरीन लाइफ को डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उसको हम कहेंगे मरीन पॉल्यूशन। जैसे कि वहाँ पे हमारे ऊपर में आपने देखा होगा, यहाँ पे नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे ही एम्बियंट नॉइज स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। और एम्बियंट नॉइज स्टैंडर्ड जो है वो सीपीसीबी, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो हमें बताता है, और वो बताता है कि हमें किस टाइम में और किस एरिया में पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नॉइज़ रखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली नॉइज़ आपको डायरेक्ट पता तो नहीं चलेगा, बट इट कैन लीड टू क्या? इट कैन लीड टू एंजाइटी, इट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल दैट। तो आपको एक टाइम तक, क्योंकि आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं जिसको रूल फॉलो करने रहते हैं, और वो टाइम से उठे, टाइम से जागे, बेसिकली सबको सुबह ऑफिस जाना रहता है भाई, रात 12 बजे तक कोई गाने चलाता रहेगा तो अच्छी बात थोड़ी ना है। तो इसलिए सीपीसीबी ने किया हुआ है कि आप ये काम करें कि आपको इतने से इतने बजे तक जो है, आप ही इतने से इतने बजे तक ही अलाउड है भाई गाना वाना बजाना। अब गाना इतने से बजाओ, उसके बाद जाओ। तो इसके लिए इसने डिसिबल्स एंड जो डेसिबल्स हैं वो भी सेट कर रखे हैं, और साथ ही साथ में कितने से कितने टाइम तक इंडस्ट्री सेंड, अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तब कब तक, और अगर रेजिडेंशियल एरिया है तब कब तक आप इतने वॉइस नॉइज़ लेवल तक जो है आप यहाँ पे एडमिसेबल है। बट वही बात है कि हम फॉलो कहाँ करते हैं इसको। और साइलेंट जोन्स कुछ होते हैं, मतलब यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया से लोअर लिमिट में जो है ऑपरेट करना रहता है। मतलब अगर जैसे रेजिडेंशियल एरिया में 50 डेसिबल है, तो यहाँ पे 40 डेसिबल पे आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैनग्रूव्स। स्ट्रक्चर ऑफ मैनग्रूव्स जो हैं बेसिकली हमें बताते हैं कि सबसे पहला उसमें होता है रूट सिस्टम्स, तो इसमें प्रॉप रूट्स होते हैं, या तो न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है कि वो पहले जाते हैं सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर से बाहर की तरफ निकल जाते हैं टू कैप्चर द एयर, तो उनको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। दूसरा होता है कैनेपी लेयर। तो इसकी कैनेपी लेयर मतलब समझ लीजिए कि पेड़ का जो घनत्व होता है उसको हम कैनेपी कहते हैं। घनत्व मतलब डेंसिटी, मतलब पेड़ कितना फैला हुआ है। तो इसकी जो अपर कैनेपी होती है ये 20 मीटर तक जाती है, और लोअर कैनेपी में यहाँ पे श्रब्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्मॉलर हाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो। यहाँ पे स्पेसिफिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेस्ट, क्योंकि मार्शी एरिया है, उतना ज़्यादा मैनग्रोव्स बेसिकली मार्शी एरिया में ही होते हैं, तो यहाँ पे उतनी स्पेसिफिक डाइवर्सिटी नहीं होती जो आपको बाकी फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। यहाँ पे वाटर लॉग्ड सॉइल रहता है। बेसिकली वाटर लॉगिंग सॉइल में क्या होता है कि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और O2 कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो रहता है।
उसके बाद आते हैं एडेप्टेशंस। तो यहाँ पे जो लीव्स जो हैं और जो रूट्स की हम बात करें, तो ये सारे के सारे एक पर्टिकुलरली अडेप्ट रहते हैं। और जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अगर आप माउंटेन्स में जाएंगे तो वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आप देखेंगे वहाँ के पत्ते नीडल लाइक रहते हैं और उनकी ब्रांचेस स्लोपी रहती है। तो मैनग्रोव के फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लीफ रहती है जो कि वाटर लॉस में और जो सॉइल के अंदर फिल्टरिंग न्यूट्रिशन फिल्टरिंग में हेल्प करते हैं। इस टाइप के यहाँ पे लीव्स पाए जाते हैं। तो आई थिंक सो कि इसके बाद जो मैंने एक्चुअली में जो ये लिखे हुए हैं ये इन्हीं से रिलेटेड थोड़े डिटेल्ड नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। जो ऊपर में ही मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, इन्हीं से रिलेटेड मैंने बुक्स से, जो कौशिक एंड कौशिक बुक है, उससे मैंने इसमें नोट्स बना रखे हैं। तो आप एक बार चाहें तो आगे भी ग्रो थ्रू कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो पी वाई क्यूज़ अगर आपको देखने हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो जो मैंने टॉपिक्स इसमें आपको बताए हैं उसके अलावा कोई आएगा। और अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने होंगे कि आपको करके ही जाने हैं, तो जो मैंने 3 साइकिल्स आपको बताए हैं, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। अगर आप चाहें तो टू बी ऑन द सेफर साइड सल्फर एंड फास्फोरस साइकिल कर सकते हैं, बट वो मेरे हिसाब से एक बार आया है आज तक। और वो भी पता नहीं, वो ऐसे पेपर में आ गया था जिसमें नेबुलर हाइपोथेसिस पूछ दिया था। तो नेबुलर हाइपोथेसिस भी एक बार ही आया हुआ है। तो आप चाहें तो उसमें कर सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो कि आपको ये 3 साइकिल्स के अलावा साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स वाला जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, टेम्परेचर और लेयर में जो ग्राफ बता रखा था, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सेडिमेंट्री साइकिल जिसमें एपीमिलियन, मेटामिलियन और हाइपोमिलियन, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आ रखा है। बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी में अल्फा रिचनेस, बीटा रिचनेस, प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए। और एग्जांपल्स भी इसके याद कर लीजिए अच्छे से। साथ ही साथ में वाई इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्टार्टिंग में अगर देखें तो जैसे कि ये आता है हमारे पास जो फूड साइकिल फूड चेन वाला, डेट्रिटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब जो बेसिक ईवीएस वाली चीज़ें हैं, जैसे कि जो इन्वायरमेंटल साइंस में आप पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जो आपने पहले 10th में पढ़ रखी हैं, वही आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर मैं पिछले साल के जो एंड सेम हुआ था इसका, पिछले सेमेस्टर का, उसके एग्जांपल दूं तो उसका फाइनल एंड सेम ऐसा आया था, जिसने पढ़ा था और जिसने नहीं पढ़ा था दोनों सेम लेवल पे थे, क्योंकि उन्होंने बड़े ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे थे कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। तो अगर आपको ईवीएस का पेपर अच्छे से देना, तो आपको ये तो थोड़े मोड़े फैक्ट्स तो पता होने चाहिए, बट आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कहानी जो है अच्छे से पता होनी चाहिए इसके बारे में। और अगर आपने लास्ट तक ये सुना है तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा जो अपना इतना बहुमूल्य टाइम मुझे दिया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी जो 4 यूनिट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ाऊँ, क्योंकि ये तो मैंने पीवाईक्यू से पढ़ा, और पर्सनली मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था जब मैंने ऐसे पढ़ा था। तो मतलब आई वाज़ एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वाज़ देयर इन द एग्ज़ाम। एंड अगर एमसीक्यूज़ भी आते हैं तो भी आप सारे के सारे इस चीज़ से टैकल कर लोगे। और बट अगर आपको इन केस अगर पढ़ना है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, और यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, और उस पर अगर लाइक्स आ रखे होंगे या कुछ आ रखा होगा तो आई विल सी इनटू इट। और अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मैं एक नोट्स बना दूंगा, सारे के सारे जो हमारे 4 यूनिट्स हैं उनके मैं डिटेल नोट्स बना के मैं अपलोड कर दूंगा इसी पे, एक वीडियो बना के कि उसमें मैंने अपलोड कर दिया, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये भी जो मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन वाले, इसका भी मैं लिंक बनाकर जो है वो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और अगर मुझे वो पीवाईक्यू वाली पीडीएफ भी मिली तो मैं वो भी इसी में ही डाल दूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और अगर ये एग्ज़ाम से आप कुछ देर पहले देख रहे हैं तो आई होप सो कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ।